दिया था रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट डिस्कस psi फंक्शन ऑफ x a एक्सपोनेंशियल i k1x k first x plus b एक्सपोनेंशियल माइनस i k first x एंड c एक्सपोनेंशियल i k second x। ये आपको लास्ट लेक्चर में वेव फंक्शन के फॉर्म हिंट हो गए थे। ये x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0 और x इक्वल टू 0 पे वेव फंक्शन कंटीन्यूअस होगा तो इक्वलिटी साइन बोथ पार्ट में आप इंक्लूड कर सकते हैं। सी में आपको रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट डिस्कस किया था k फर्स्ट माइनस k सेकंड डिवाइडेड बाय k फर्स्ट प्लस k सेकंड मॉड स्क्वायर और k फर्स्ट और k सेकंड का डेफिनेशन बोथ पार्ट आपको हिंट किया हुआ था। k फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस m e बाय h क्रॉस स्क्वायर और k फर्स्ट जब आप फाइंड करेंगे तो वहाँ पे ओनली पॉजिटिव और रियल वैल्यू आप कंसीडर करें ट्वाइस m e माइनस v नॉट बाई h क्रॉस स्क्वायर। ये पार्ट आपको पहले डिस्कस किया और जैसे ही आप k फर्स्ट और k सेकंड वैल्यूज लेंगे पॉजिटिव और रियल वैल्यूज लेंगे तो ये मॉड स्क्वायर को आप सिंपल स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसी में k फर्स्ट और k सेकंड की वैल्यूज आप प्लेस करेंगे। k फर्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस m e बाई h क्रॉस स्क्वायर, k सेकंड स्क्वायर रूट ट्वाइस m e माइनस v नॉट बाई h क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ट्वाइस m e बाई h क्रॉस स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ट्वाइस m e माइनस v नॉट बाई h क्रॉस स्क्वायर मॉड स्क्वायर वैल्यू। यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट ट्वाइस m बाई h क्रॉस स्क्वायर फैक्टर एलिमिनेट हो जाएगा। देन स्क्वायर रूट e माइनस v नॉट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट e प्लस स्क्वायर रूट e माइनस v नॉट और ये मॉड स्क्वायर को आप सिंपल स्क्वायर में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो डिफरेंस यहाँ पे k फर्स्ट और k सेकंड नोटेशंस हैं वो रियल टर्म में आपको डिफाइन किए हुए हैं। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या डेटा गिवन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको डिफरेंट फॉर्म में हिंट हो सकता है। अब इसी को अगर आप ये रिलेशन में h क्रॉस स्क्वायर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें तो यही पार्ट मोमेंटम में कन्वर्ट करता है। जो भी आपको यहाँ पे एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस में हिंट किया है यही पार्ट मोमेंटम के टर्म्स में भी आप नोट कर सकते थे। p फर्स्ट माइनस p सेकंड डिवाइडेड बाई p फर्स्ट प्लस p सेकंड इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, ये फॉर्म आप रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट के लिए यूज कर सकते हैं। सिमिलर अप्रोच ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट के लिए है जो आपको लास्ट लेक्चर में ड्राइव कराया था 4k फर्स्ट k सेकंड डिवाइडेड बाय k फर्स्ट प्लस k सेकंड मॉड स्क्वायर। इसमें आप फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में h क्रॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म मोमेंटम में कन्वर्ट हो जाएगा 4p फर्स्ट p सेकंड डिवाइडेड बाय p फर्स्ट प्लस p सेकंड मॉड स्क्वायर जो आप सिंपल स्क्वायर में नोट कर सकते हैं। अब k फर्स्ट और k सेकंड की एनर्जी के टर्म्स में वैल्यूज प्लेस करेंगे तो दिस वैल्यू चेंज टू स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट e माइनस v नॉट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट e प्लस स्क्वायर रूट e माइनस v नॉट मॉड स्क्वायर और सिंपल स्क्वायर। ये फॉर्म आपको यहाँ पे मोमेंटम, एनर्जी और प्रोपेगेशन वेक्टर में नोट हुए। समटाइम ये जो p नोटेशन है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए भी आप यूज करेंगे बट यहाँ पे जो p नोटेशन है p फर्स्ट और p सेकंड वो मोमेंटम के लिए है तो h क्रॉस k पार्ट के लिए आपको मोमेंटम नोटेशन यहाँ पे किया है। लास्ट लेक्चर में आपको यही किया था कि रियल पोटेंशियल के लिए और यहाँ पे आप पोटेंशियल को चेक करिए रियल पोटेंशियल है, पोटेंशियल की वैल्यू v नॉट रियल कांस्टेंट के इक्वल है, सेकंड रीजन में फर्स्ट रीजन में 0 है। तो अगर आप यहाँ पे रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट्स बोथ की वैल्यूज को ऐड करें तो ये यूनिटी आना चाहिए। अब चाहे कोई भी एक्सप्रेशन कोई भी डेटा के कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट आप यहाँ पे यूज करें, कंपेयर कर सकते हैं k फर्स्ट माइनस k सेकंड डिवाइडेड बाई k फर्स्ट प्लस k सेकंड मॉड स्क्वायर था जो आपको कंफर्म है कि रियल और पॉजिटिव वैल्यू के लिए सिंपल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं प्लस 4k फर्स्ट k सेकंड डिवाइडेड बाई k फर्स्ट प्लस k सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म में जो स्क्वायर टर्म है अगर वो ओपन कर लें तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बोथ टर्म वैल्यूज k फर्स्ट प्लस k सेकंड स्क्वायर पार्ट बनेगा। जब आप कैंसिल करेंगे तो यूनिटी से मैच कर जाएगा। तो ये वैल्यू यूनिटी है जो आपको रियल पोटेंशियल के लिए हिंट किया कि रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट का सम करेंगे तो यूनिटी से मैच करेगा। देखो अगर आप यहाँ पे सिंगल पार्टिकल का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं कि सिंगल पार्टिकल को आपने टुवर्ड्स बाउंड्री मूव कराया, इंसिडेंट कराएं सिंगल पार्टिकल को, तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स सिंगल पार्टिकल मोशन से लार्ज नंबर ऑफ वेव एसोसिएट होंगी। लार्ज नंबर ऑफ वेव एसोसिएशन पार्ट से सम वेव्स x इक्वल टू 0 पे रिफ्लेक्ट होंगी और सम वेव ट्रांसमिट होंगी। तो वहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव बनेंगे, जो इंसिडेंट वेव था उसके रेस्पेक्ट में कितना पोर्शन रिफ्लेक्ट हुआ और कितना पोर्शन ट्रांसमिट हुआ, वो आपको ये रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट बताएंगे। सम टाइम आपको सेम प्रॉब्लम सेम ये पोटेंशियल फॉर्म के लिए आपसे प्रॉब्लम पूछेगा कि आप एक कोई बीम इंसिडेंट कर रहे हैं, बीम में लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, बीम का फ्लक्स होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर टाइम्स आप पार्टिकल फ्लक्स आप वहाँ पे यूज करके चलेंगे। तो इंसिडेंट फ्लक्स और रिफ्लेक्टेड फ्लक्स, ट्रांसमिटेड फ्लक्स आप फाइंड करने के लिए बीस के कॉरस्पॉन्डिंग आपको इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिटेड वेव रिप्रेजेंटेशन लास्ट लेक्चर में हिंट किया है। वहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी यूज किया था। अब आप यहाँ पे चेक करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पोजीशन से इंडिपेंडेंट है तो आप यहाँ पे पार्टिकल फ्लक्स इंटरप्रेट कर सकते थे। यहाँ से जब आप प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का एक्सप्रेशन आप यूज करेंगे तो यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा इंसिडेंट फ्लक्स का।
इस पार्ट से आपको इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फाइंड करेंगे तो यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा रिफ्लेक्टेड फ्लक्स का, जो रिफ्लेक्टेड करंट डेंसिटी इंसिडेंट करंट डेंसिटी पार्ट आपको क्लास लेक्चर में हिंट किए हैं, इससे आपको ट्रांसमिटेड फ्लक्स का आइडिया मिलेगा। अब फ्लक्स के रेशियो से आपको पता चलेगा कि इंसिडेंट फ्लक्स के रेस्पेक्ट में कितना पोर्शन रिफ्लेक्ट हुआ, वो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट बताएगा, कितना पोर्शन ट्रांसमिट हुआ वो आपको ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट बताएगा। इन्हीं के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी आपको लास्ट लेक्चर में हिंट की थी कि रिफ्लेक्शन की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ट्रांसमिशन की करस्पॉन्डिंग क्या प्रोबेबिलिटी है, इंसिडेंट की करस्पॉन्डिंग क्या प्रोबेबिलिटी है, ये मॉड स्क्वायर वैल्यू से आपको हिंट किया था। तो ये पॉइंट सम पॉइंट्स आपको लास्ट लेक्चर में हिंट किए थे और आपको कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने नोट करा दिए। तो ये पार्ट आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप यूज करेंगे, करेक्टली आप यूज करेंगे, तो ये इंसिडेंट वेव फंक्शन पार्ट ये था। तो क्वेश्चन में क्या पार्ट पूछा है उसको करेक्टली आपको इंक्लूड करना है। दिस रिप्रेजेंट इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी, रिफ्लेक्टेड के कॉरस्पॉन्डिंग बी मॉड स्क्वायर बनेगा और ट्रांसमिटेड के कॉरस्पॉन्डिंग सी मॉड स्क्वायर बनेगा मॉड स्क्वायर पार्ट के लिए। दीज मॉड स्क्वायर से आपको आइडिया मिलेगा किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या प्रोबेबिलिटी है। एक आपको करंट डेंसिटी बताए थे, वहां पे साई स्टार साई में आपने वेलोसिटी टर्म मल्टीप्लाई किया था। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, करंट डेंसिटी, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, वेव फंक्शन, ये डिफरेंट फॉर्म है, डिफरेंट वैल्यू आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। ऑल टर्म्स आप फाइंड वेव फंक्शन से ही कर रहे हैं, बट जब प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करें तो दोनों पार्ट के लिए वैल्यूज आप चेक करें डिफरेंट है। तो क्वेश्चन में क्या पार्ट पूछा है वो भी आप करेक्टली वहां पे यूज करेंगे तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली करता है। तो अगर आप इस पार्ट को चेक करें, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज आप फाइंड करेंगे, बोथ को सम किया तो 1 है, और दीज पार्ट की वैल्यूज किसी भी फॉर्म में आपको आइडिया नहीं मिला कि ए की वैल्यू श्योरली 0 हो सकती है, या आपको आइडिया नहीं मिला कि बी की वैल्यू 0 होगी श्योरली, सी की वैल्यू 0 होगी, ऐसा कोई हिंट नहीं है। नॉन जीरो वैल्यूज आपको यहाँ पे होनी चाहिए, और जब नॉन जीरो वैल्यूज हैं तो इंसिडेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन है वो नॉन जीरो बनेंगे। तो दीज से प्रोबेबिलिटी का आइडिया है, कितना पोर्शन रिफ्लेक्ट हुआ वो आपको आइडिया देगा, और ये कितना पोर्शन ट्रांसमिट हुआ आपको ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट का आइडिया देगा। तो देयर आर फाइनाइट एंड नॉन जीरो चांसेस ऑफ रिफ्लेक्शन एज वेल एज ट्रांसमिशन। जब चांसेस वर्ड आएगा दैट मींस आप प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अगर किसी पर्टिकुलर स्टेप पोटेंशियल फॉर्म पे आप बीम इंसिडेंट कर रहे हैं या सिंगल पार्टिकल इंसिडेंट कर रहे हैं, तो सिंगल पार्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग भी और बीम के कॉरस्पॉन्डिंग भी एनर्जी अगर पोटेंशियल हाइट से ग्रेटर है तो फाइनाइट और नॉन जीरो चांसेस ऑफ रिफ्लेक्शन एज वेल एज ट्रांसमिशन। अब अगर आप इसको क्लासिकली एनालॉजी कर दे, अगर किसी पोटेंशियल हाइट से ग्रेटर एनर्जी का पार्टिकल आप इंसिडेंट कर रहे हैं तो क्लासिकली देयर आर 100% चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन, देयर आर 0% चांसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। बट यहाँ पे क्वांटम मैकेनिकली नॉन जीरो और फाइनाइट चांसेस हैं रिफ्लेक्शन के भी और ट्रांसमिशन के भी, बोथ पार्ट आपके नॉन जीरो पार्ट बनेंगे यहाँ पे। अब इसी में आप वेव फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, दीज पार्ट को प्लॉट कर सकते हैं। प्लॉट डिफरेंट वे में पूछा जाता है, आगे जब बाउंड सिस्टम्स आप पढ़ेंगे या बैरियर केस पढ़ेंगे, स्कैटरिंग केस पढ़ेंगे, बाउंड अनबाउंड बोथ पार्ट के लिए कई बार पोटेंशियल फॉर्म गिवन होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का प्लॉट पूछ लेता है। तो टू डिफरेंट वे में आप प्लॉट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल का जो फॉर्म है वहां पे आपने कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी लाइन रिप्रेजेंट किया है, उस पर प्लॉट कर सकते हैं, और आप एस एच साई को साई वर्सेस एक्स आप प्लॉट कर सकते हैं। आपको वेव फंक्शन फॉर्म x लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 के लिए हिंट किए हुए हैं, बट जब भी आप कोई यहाँ पे 2 डायमेंशनल पिक्चर ले रहे हैं, जब तक आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का कंसेप्ट इंक्लूड करें तो यहाँ पे रियल पार्ट को ही आप प्लॉट कर सकते हैं। आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पढ़ते हैं तो एक एक्सिस को आप x लेते हैं, अनदर को आप i y एज्यूम करते हैं, तो आप कॉम्प्लेक्स प्लेन में आप कॉम्प्लेक्स फंक्शन को प्लॉट कर सकते हैं। बट यहाँ पे भी मैंने बोथ एक्सिस, ये एक्स एक्सिस रियल है और उसी का एक फंक्शन आप यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं, तो करेक्टली प्लॉट करने के लिए आपको यहाँ पे ये जो वेव फंक्शन फॉर्म हिंट किए हैं, दीज पार्ट को रियल फॉर्म के लिए पहले कंपेयर करना है। तो रियल पार्ट बनाने के लिए इस टर्म को मैंने a और b, यहाँ पे जो वेरिएबल पार्ट है वो रियल करना है, वो रियल बनाने के लिए मैंने a और b के किसी रिलेशन के लिए इसको यूज कर लिया, और यहाँ पे मैं थिंक कर रहा हूँ प्लॉट करने के लिए करके कि b इज इक्वल टू a ले रहे हैं आप, और जैसे b इज इक्वल टू a लेंगे तो फर्स्ट रीजन का वेव फंक्शन जो x लेस देन 0 के लिए था वो आप कंपेयर करिए एक्सपोनेंशियल i k प्लस x और एक्सपोनेंशियल माइनस i k प्लस x, b इक्वल टू 1 या तो पोर्शन कॉमन आ गया, तो वेरिएबल पार्ट आप यहाँ पे कंपेयर करें तो ट्वाइस ऑफ cos नॉट कर सकते हैं, तो ट्वाइस a वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे वेरिएबल पार्ट को चेक करिए तो ये रियल बन गया। अब ये एक ही टर्म्स में आप ये वैल्यू को प्लॉट कर सकते हैं, ये फॉर्म को प्लॉट कर सकते हैं। अब साई सेकंड प्लॉट करेंगे तो साई सेकंड में आप चेक करें, फिर से कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, बट इस साई सेकंड का आप रियल फॉर्म अगर प्लॉट करेंगे तो फिर से आपको सी के टर्म्स में रियल ऑफ साई सेकंड दैट इज सी कॉस ए सेकंड एक्स, ये वेरिएबल पार्ट फिर से आपको यहाँ पे रियल मिलेगा। चाहे तो ये पार्ट को आपकी चॉइस है, इसे भी एज्यूम कर सकते हैं, टू रियल पार्ट का प्रोडक्ट रियल बनेगा। अगर ऐसा आपको ए को भी रियल एज्यूम करना है तो आप ऑल फॉर्म को यहाँ पे आप रियल पार्ट में कन्वर्ट करके प्लॉट कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखो फर्स्ट रीजन के लिए तो जैसे ही आपने ए और बी का रिलेशन यूज किया तो वेरिएबल पार्ट रियल बन गया, अगर ए को भी रियल लेंगे तो टोटल कंफ्यूजन रियल आ जाएगा। बट सी पार्ट में एसएच क्योंकि सिंगल फॉर्म था, सिंगल प्लेन वेव था, वहाँ पे आपको एसएच वो रियल नहीं बनेगा, आप यहाँ पे रियल ऑफ साई को प्लॉट कर रहे हैं, क्योंकि इमेजिनरी प्लेन एक्सिस जब तक आप एज्यूम नहीं करेंगे आप इमेजिनरी पार्ट को प्लॉट नहीं कर सकते, तो आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपको प्लॉट करना पड़ेगा। बट ओनली वेरिएशन पार्ट को यहाँ पे मुझे कंपेयर करना है,
आप कैसे एनालॉजी कर सकते हैं, प्रॉब्लम में करेक्ट ऑप्शन कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए अभी आपको मैं कर रहा हूँ। तो पहले तो आप इस एक्सिस पे प्लॉट करेंगे साई वर्सेस एक्स के लिए। तो आप जैसे ही x इक्वल टू 0 लेंगे, ये बोथ फंक्शन से जो वैल्यू आएंगी, क्योंकि साई कंटिन्यूस है, वो बोथ वैल्यूज मैच करेंगे। और लेफ्ट साइड में कॉस फॉर्म का आपको प्लॉट पता है, राइट साइड में भी कॉस फॉर्म का प्लॉट पता है, बट बोथ पार्ट के लिए k फर्स्ट और k सेकंड से कुछ पोर्शन चेंज होगा और बोथ के एम्पलीट्यूड में कुछ चेंज आएगा। x इक्वल टू 0 पे जो cos की वैल्यू है, x इक्वल टू 0 पे cos वैल्यू 1 हो गया, तो ट्वाइस a इज इक्वल टू c बनेगा। तो ये पार्ट को मैंने यहाँ पे शो कर दिया ट्वाइस a पार्ट के लिए। जब इसको प्लॉट करेंगे तो cos फॉर्म के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे वेव को रिप्रेजेंट करेंगे, और वेव फंक्शन cos वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ये ट्वाइस के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने इंक्लूड कर लिया। और इसी पॉइंट पे जहां ये एक्सिस को टच करेगा, उससे अब बाउंड्री कंडीशन पे जाइए। लास्ट लेक्चर में जो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कराया था, यहाँ पे फिर से अप्लाई कर लीजिए। x इक्वल टू 0 पे दीज टू वैल्यूज को मैच कराएंगे, तो a प्लस बी इक्वल टू सी कंडीशन बताया था, और b और a इक्वल है, तो ट्वाइस a वैल्यू c से मैच करेगा कंटिन्यूटी कंडीशन से। तो ये जहाँ पे टच किया है ट्वाइस a वैल्यू, उससे ये c वैल्यू मैच कर गया। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर यहाँ पे जो cos फॉर्म है, cos k सेकंड x को आपको प्लॉट करना है। और उसके आगे जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे टू चेंजेस आपको रिप्रेजेंट करना है। एक तो वेवलेंथ का, जब वेव फंक्शन को प्लॉट कर रहे हैं, और एक एम्पलीट्यूड पार्ट में क्या चेंज होगा। तो ये एज्यूम करते हुए कि आप लोअर पोटेंशियल रीजन से, इस x लेस देन 0 रीजन से इनफाइनाइट पॉइंट से आप पार्टिकल को इंसिडेंट कर रहे हैं, तो x इक्वल टू 0 पे ड्यू टू रिफ्लेक्शन सम पोर्शन इस वेव का रिफ्लेक्ट हो गया, और रिफ्लेक्ट होने से जो x इक्वल टू x ग्रेटर देन 0 के, इट मींस x बाउंड्री के राइट साइड जो एम्पलीट्यूड होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। जिस साइड से आप इंसिडेंट करेंगे, बाउंड्री के अनदर साइड एम्पलीट्यूड में चेंज हो जाएगा, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा। तो इस एम्पलीट्यूड के रेस्पेक्ट में आप आगे जो वेव इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हाइट आपको लोअर शो करना है। एक और चेंज आप यहाँ पे शो करेंगे प्लॉट में वेवलेंथ का। अब आप यहाँ पे करेक्टली कंपेयर कर सकते हैं k फर्स्ट और k सेकंड को। बोथ रीजन के लिए k फर्स्ट और k सेकंड की वैल्यू क्या होगी। जैसे ही k सेकंड आपको पता चलेगा 2 पाई बाई लैम्डा, k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा से आप इसको एनालॉजी कर सकते हैं। या एक और इजी पार्ट है कि आप टोटल एनर्जी बोथ रीजन के लिए आपको कंफर्म है, क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व है, तो सेम बनेगी, और सेम होने से काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बोथ रीजन के लिए मैच करेगी। बट फर्स्ट रीजन में पोटेंशियल 0 होने से पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और सेकंड रीजन में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू v0 थी। अब ये बोथ वैल्यूज मैच करेंगी, और मैच करने से आपको यहाँ हिंट मिल गया कि फर्स्ट रीजन की जो काइनेटिक एनर्जी है, फर्स्ट रीजन के लिए काइनेटिक एनर्जी सेकंड रीजन से ग्रेटर है। अब आपको ये आइडिया मिल गया कि मोमेंटम वैल्यू फर्स्ट रीजन के लिए, क्योंकि सेम पार्टिकल आप ले रहे हैं, तो सेकंड रीजन के मोमेंटम से फर्स्ट रीजन का मोमेंटम वैल्यू ग्रेटर बनेगा। और डी ब्रॉगली कांसेप्ट h/p इज इक्वल टू h/λ, तो यहाँ से आपको कंफर्म हो गया कि फर्स्ट रीजन का वेवलेंथ लेस बनेगा और सेकंड रीजन का वेवलेंथ लार्ज बनेगा। तो टू चेंजेस आपको शो करना है, तो एम्पलीट्यूड चेंज करना है और वेवलेंथ भी आपको शो करना है। यहाँ पे डिफरेंस, वेवलेंथ डिफरेंस। तो यहाँ पे जो आपने टू मैक्सिमा पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस शो किया है, ये वेवलेंथ है। इस वेवलेंथ की रेस्पेक्ट में सेकंड रीजन का जो वेवलेंथ है वो आपको ग्रेटर शो करना है। तो ग्रेटर शो करने के लिए आपको यही पार्ट, आपके बार मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस आपको इंक्रीज करना है। एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेंगे और वेवलेंथ को आप इंक्रीज करेंगे। तो ये शम आपको डिफरेंसेस शो करने हैं। जब भी आप आगे ये लाइक दिस प्रॉब्लम अप्लाई करें, आर्टिकल कहीं आप ये आर्टिकल में पॉइंट्स अप्लाई करें, तो ये चेंजेस आपको वहां पे रिप्रेजेंट करने हैं। वेवलेंथ आपको चेंज शो करना है और एम्पलीट्यूड का चेंज शो करना है। तो जिस रीजन से आप इंसिडेंट कर रहे हैं, बाउंड्री के अनदर साइड आपको एम्पलीट्यूड डिक्रीज करना है, और आप पोटेंशियल को कंपेयर करके काइनेटिक एनर्जी का कंपेरिजन करेंगे, और वेवलेंथ को आप कंपेयर कर सकते हैं। ये बिहेवियर आपको मैंने वेव फंक्शन के लिए शो कर दिया है। अब सम बुक्स में यही बिहेवियर आपको पोटेंशियल पे शो किया होता है। पोटेंशियल में एनर्जी लाइन जब आप रिप्रेजेंट करते हैं, उस पर शो किया होता है। मैं ये नेक्स्ट पेज पे आपको कंपेरिजन शो कर रहा हूँ। इसका बोथ पार्ट में क्या सिमिलरिटी है वो आपको आइडिया होना चाहिए। पोटेंशियल में जब आप एनर्जी लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, तो पोटेंशियल एक्सिस पे आप वेव फंक्शन जो टू डिफरेंट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, साई का यूनिट और पोटेंशियल का यूनिट मैच नहीं करता है, बट ओनली क्वालिटेटिव आइडिया लेने के लिए आप ये पॉइंट एज्यूम करके चलेंगे। इसी एक्सिस पे तो पोटेंशियल एक्सिस को आपने शो किया है, और इसी पे आप साई को आप शो कर रहे हैं। तो ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज को आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिट वाइज वो करेक्ट नहीं बटे। ये पोटेंशियल के लिए लाइन हो गया, v प्लस v0 पार्ट के लिए, ये हाइट v0 है, ये x इक्वल टू 0 पे बाउंड्री है, और यहाँ पे आपने एनर्जी लाइन एज्यूम किया था। इस एनर्जी पे आप ये एक्स एक्सिस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सम बुक्स में आपको ये प्लॉट दिया होगा, इस लाइक दिस रिप्रेजेंटेशन में प्लॉट दिया होगा। अभी जो मैंने ये एसएच प्लॉट आपको यहाँ पे शो किया है, ये प्लॉट को एक इजी वे है, ये एसएच प्लॉट, ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस को एनर्जी लाइन पे आप ट्रांसफॉर्म कर लीजिए। एसएच प्लॉट को इस एनर्जी लाइन पे, ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे आप एज्यूम कर लीजिए, ये एक्स एक्सिस होगा। जब एनर्जी लाइन आप एज्यूम करेंगे, तो सम बुक्स में, सम प्रॉब्लम्स में लाइक दिस भी प्लॉट आपको वहाँ पे कंपेयर करना होगा कि ये जो एनर्जी लाइन है उस पर प्लॉट किया होगा। और इसको प्लॉट करने के लिए फिर से सेम मीनिंग है, आप इस एनर्जी लाइन की अबव वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, इस लाइन से लोअर वैल्यूज नेगेटिव होंगी। जो प्लॉट मैंने पहले किया वो एसएच प्लॉट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दें,
या आपको वेवलेंथ को और एम्पलीट्यूड को करेक्टली कंपेयर करना है तो लेफ्ट साइड में आप वेवलेंथ और डिक्रीज कर लें और हाइट एम्पलीट्यूड को जाएं और इंक्रीज कर लें, जिससे करेक्ट कंपेरिजन आपको शो हो जाए। तो ये मैक्सिमम पार्ट के लिए 2a पार्ट के लिए x इक्वल टू 0 पे मैच करेगा, और 2a से फिर आप यहाँ पे एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करेंगे और वेवलेंथ को इंक्रीज करेंगे। तो लाइक दिस बिहेवियर ऑफ वहाँ पे। तो समबुक में आपको लाइक दिस प्लॉट दिया होगा। तो ये कोई डिफरेंट प्लॉट नहीं है, जस्ट डिफरेंस, माइनर डिफरेंस क्या है कि जो प्लॉट मैंने अभी यहाँ पे साई वर्सेस एक्स एक्सिस पे किया था, इस एक्स एक्सिस को आप एनर्जी लाइन पे ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, बाकी शेप आप वहाँ पे सिमिलर आप कंपेयर कर सकते हैं। तो क्वालिटेटिव प्लॉट कई बार पूछ लेता है, यहाँ पे क्वांटिटी से आपको कंपेयर नहीं करना है, ओनली शेप पे जाना है, क्वालिटेटिव बिहेवियर आपको वहाँ पे कंपेयर करना है। तो एक ईजी अप्रोच मैंने आपको ये हिंट किया कि जिस रीजन से क्वेश्चन में अगर मेंशन करेगा कि कहाँ से इंसिडेंट करना है, तो जहाँ से इंसिडेंट किया है उस रीजन के रेस्पेक्ट में बाउंड्री के अनदर साइड एम्पलीट्यूड को आप डिक्रीज करेंगे। कई बार क्वेश्चन में मेंशन करेगा कहाँ से इंसिडेंट किया है, अगर मेंशन नहीं किया है तो एक रेफरेंस ले सकते हैं कि आप लोअर पोटेंशियल रीजन से टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल रीजन पार्टिकल को इंसिडेंट करें। अभी मैंने आपको साई का प्लॉट शो किया है, ऐसे ही आप वेव फंक्शन के मॉड स्क्वायर का प्लॉट शो कर सकते हैं। इसी में आपको ये जो मैंने कंपेरिजन शो किया था, ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम और वेवलेंथ पार्ट का, ये सभी को कंफर्म होना चाहिए। और जैसे ही आप ये कंफर्म होंगे तो वेवलेंथ क्यों चेंज होगा, वेवलेंथ की वैल्यू किस साइड हायर होगी, वो आप एनालॉजी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लेफ्ट में नोट कर दे रहा हूँ। आप यहाँ पे साई मॉड स्क्वायर को प्लॉट कर सकते हैं। जब मॉड स्क्वायर को प्लॉट करेंगे तो वहाँ पे आप चाहें ऐसे आप कंपेयर करें कि जो भी पार्ट रियल होगा उसको आपको प्लॉट करना है। तो लेफ्ट साइड में तो e इक्वल टू बी के लिए आपने कॉस बिहेवियर रिप्रेजेंट किया था, इसका कॉस स्क्वायर का प्लॉट आपको यहाँ से प्लॉट करना है। और साई वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, साई मॉड स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, साई मॉड स्क्वायर के प्लॉट इस एक्स एक्सिस के टच कर सकता है, इसके लोअर नहीं जाएगा। कॉस स्क्वायर के लिए आप लाइक दिस बिहेवियर, एम्पलीट्यूड ट्वाइस ए का मॉड स्क्वायर बनेगा 4 स्क्वायर, हाइट को चाहें तो आप कंपेयर कर सकते हैं इसके और हायर वैल्यू पे रिप्रेजेंट करेंगे, और जहाँ पे टच करेगा वहां से एक कांस्टेंट लाइन बनेगा, सी मॉड स्क्वायर पे जाइए। ये पार्ट जब इसका मॉड स्क्वायर करेंगे तो ये सी मॉड स्क्वायर वैल्यू रियल बनेगा, और राइट साइड में एक कांस्टेंट लाइन आपको जहाँ पे टच करेगा वहां से कांस्टेंट लाइन ड्रॉ करना है। अब यही वेव फंक्शन मॉड स्क्वायर को आप पोटेंशियल के प्लॉट में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फिर से सेम मीनिंग होगा, जो एक्स एक्सिस है आप उसको फिर से एनर्जी लाइन पे ट्रांसफॉर्म करेंगे। क्वेश्चन में कोई भी फॉर्म पे आपसे प्लॉट पूछा जा सकता है। एज सच आपको जो मैंने प्लॉट्स बताए हैं वो एनर्जी लाइन पे पूछ सकता है, या साई वर्सेस एक्स प्लॉट पूछ सकता है, या साई मॉड स्क्वायर वर्सेस एक्स प्लॉट पूछ सकता है। तो ये आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दैट टाइम पर आपको डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले आपको क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो हिंट कर दिया है। मैं वैल्यू को आपको यहाँ पे जस्ट बोथ साइड में वैल्यू का कंपैरिजन होना चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि क्वालिटेटिव प्लॉट कर रहे हैं। जब क्वांटिटी की बात करेगा कुछ प्लॉट में हो सकता है कि वैल्यू को भी चेक करना पड़े, तो वैल्यू पे आप वैल्यू प्लेस एक्स की वैल्यू वहाँ पे प्लेस करके वेव फंक्शन और मॉड स्क्वायर की वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। लाइक दिस आप प्लॉट कर सकते हैं। तो आगे जो भी आप श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए फॉर्म फाइंड करें, मैं मोस्टली आर्टिकल्स में मोस्टली सिस्टम्स के लिए आपको ये प्लॉट का हिंट करूंगा, बट बाई चांस अगर कोई छूटता है तो आप खुद से भी ट्राई कर लेंगे कि वेव फंक्शन और वेव फंक्शन के मॉड स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए क्या प्लॉट्स होंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको केस 1 के लिए जो भी पॉइंट आपको हिंट किए हैं ऑल पॉइंट्स आपको फिर से केस सेकंड के लिए ट्राई करने हैं। पोटेंशियल स्टेप क्या है, इसके लिए एनर्जी ग्रेटर देन पोटेंशियल हाइट के लिए वेव फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट के फॉर्म क्या है, उनके प्लॉट्स क्या हैं। प्लॉट्स भी आपको 2 डिफरेंट पार्ट में शो किए हैं, ऐसे साई वर्सेस एक्स, और पोटेंशियल प्लॉट पे आपको साई वर्सेस एक्स प्लॉट पूछ सकता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहाँ पे है वो आप कंपेयर कर सकते हैं। बस बहुत इजी कंपैरिजन है कि जब आप एनर्जी लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग आप ये पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो इस एक्स एक्सिस को आप एज्यूम करके चलेंगे कि वो एनर्जी लाइन से कोइंसाइड करता है, एनर्जी लाइन पर आप उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसी का सेकंड केस डिस्कस करते हैं पोटेंशियल स्टेप के लिए। एनर्जी लेस देन पोटेंशियल। एनर्जी पोटेंशियल हाइट से लेस है या ग्रेटर है, कई बार आपको डायग्राम से हिंट होगा, कई बार आपको स्टेटमेंट में मेंशन होगा। ये v + v0 के लिए लाइन है, ये x = 0, और अब की बार यहाँ पे एनर्जी लाइन हो सकता है आपको लाइक दिस आपको वहाँ पे ड्रॉ किया हुआ क्वेश्चन में। ये हाइट पोटेंशियल हाइट से लेस एनर्जी लाइन यहाँ पे इंक्लूड करना है।
तो यहाँ पे आपको मैंने के सेकंड के लिए कंडीशन नोट भी कर दिया है और डायग्राम से भी आपको कंफर्म है। तो सिंगल बाउंड्री है, टोटल स्पेस 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन। फर्स्ट रीजन के लिए भी पोटेंशियल आपको डिफाइन है, सेकंड के लिए भी आपको डिफाइन है, सिंगल बाउंड्री है। तो फॉर फर्स्ट रीजन आप x के करस्पॉन्डिंग आप इसकी लिमिट आप चेक कर सकते हैं। x लेस देन 0 के लिए आपने फर्स्ट रीजन फर्स्ट केस के लिए कंसीडर किया था और पोटेंशियल की वैल्यू से आपने डिफाइन किया था v इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट रीजन के लिए है। सेकंड रीजन के लिए बाउंड्री के राइट वाले रीजन को सेकंड रीजन ले रहे हैं और यहाँ पे पोटेंशियल v नॉट है। आप टाइम इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन में आप पोटेंशियल की वैल्यू प्लेस करेंगे पर्टिकुलर रीजन के लिए, तो आपको श्रोडिंगर इक्वेशन का फॉर्म कंफर्म हो जाएगा। उससे फिर आप सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन इजीली नोट कर सकते हैं। फर्स्ट रीजन के लिए पोटेंशियल वैल्यू को 0 करेंगे, d2 psi by dx स्क्वायर psi फर्स्ट प्लस ट्वाइस m e by h क्रॉस स्क्वायर psi फर्स्ट इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे k फर्स्ट स्क्वायर फिर से डिफाइन करेंगे, दैट इज ट्वाइस m e by h क्रॉस स्क्वायर। और यहाँ से आपको k कंफर्म हो गया। पहले स्क्वायर में डिफाइन करेंगे, फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे। मोस्टली बुक में हो सकता है कि आपको स्क्वायर रूट डायरेक्ट डिफाइन किया हो, बट आप पहले स्क्वायर डिफाइन करें, फिर आप स्क्वायर रूट में पॉजिटिव और रियल वैल्यूज आप यहाँ पे सेलेक्ट करें। सेकंड रीजन के लिए d2 psi सेकंड by dx स्क्वायर प्लस ट्वाइस m by h क्रॉस स्क्वायर, फॉर्म बनेगा e माइनस v नॉट psi सेकंड इज इक्वल टू 0। बट आपको ये हिंट किया था कि k स्क्वायर को आप लाइक दिस डिफाइन करेंगे कि वो पॉजिटिव बने और रियल बने। तो आप कंपेयर करिए, ये डिफरेंस e लेस देन v नॉट के लिए नेगेटिव बनेगा, इसको पॉजिटिव करने के लिए v नॉट माइनस e डिफरेंस पॉजिटिव बनेगा। अब k सेकंड आप डिफाइन कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस m by h क्रॉस स्क्वायर v नॉट माइनस e। तो पहले आप करेक्टली स्क्वायर में डिफाइन करें, फिर आप k सेकंड पे जाएं, जिससे आपको ये कंफर्म रहे कि जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है और रियल है k के लिए। जिससे रूट्स जो आएंगे इन टर्म्स ऑफ k वो आपको कंफर्म रहेंगे कि ये रियल है, ये इमेजिनरी है या कॉम्प्लेक्स है। अगर आप ये स्टेप को इग्नोर करेंगे तो आप डाउटफुल रहेंगे कि k रियल है, इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स है, और आपने इसमें i मल्टीप्लाई किया तो रियल होगा या कॉम्प्लेक्स। जैसे ही आपको कंफर्म हुआ करेक्ट डेफिनेशन, आप यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन का करेक्ट सॉल्यूशन का करेक्ट फॉर्म आप नोट कर सकते हैं। ये श्रोडिंगर इक्वेशन बनेगा, इसका जनरल सॉल्यूशन आप नोट कर सकते हैं। ये आपको रिपीट हो गया है पार्ट कंप्लीटली फ्री पार्टिकल में, केस पोटेंशियल स्टेप के लिए केस 1 में सिमिलर फॉर्म आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल i k फर्स्ट x प्लस b एक्सपोनेंशियल माइनस i k फर्स्ट x। सेकंड रीजन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन d2 psi सेकंड by dx स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे चेक करिए ये डेफिनेशन और k सेकंड स्क्वायर के डेफिनेशन पे जाइए, तो ये टर्म बनेगा माइनस k सेकंड स्क्वायर psi सेकंड इज इक्वल टू 0। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे ऑल टाइम प्लस ही एज्यूम करें, वो डेफिनेशन k के डेफिनेशन पे जाना है और k के डेफिनेशन से इस इक्वेशन के रेस्पेक्ट में आप कंपेयर करेंगे तो क्या फॉर्म बनेगा, उससे आप रूट्स फाइंड करेंगे। जब यहाँ पे इनिशियल इक्वेशन m के टर्म्स में आप इक्वेशन फॉर्म का रूट्स फाइंड करेंगे तो m स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ये फॉर्म बनेगा। तो m की वैल्यू की बार यहाँ पे रियल आएगी इन टर्म्स ऑफ k, और ये k रियल है तो प्लस माइनस k आप रूट्स बनेंगे। इसमें आप जनरल सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं सेकंड रीजन के लिए, c एक्सपोनेंशियल m1 में k को प्लस लिया m1x, और d एक्सपोनेंशियल माइनस m की वैल्यू m2 पार्ट के लिए माइनस k सेकंड है तो माइनस kx। तो ये जनरल सॉल्यूशंस आपको नोट हो गए। बोथ रीजन के लिए आपको फॉर्म नोट हो गए। अगर आप केस 1 से कंपेयर करें तो ये तो मैच करता है, बट k सेकंड से केस 1 में सेकंड रीजन के लिए साई सेकंड पे जाएं तो ये फॉर्म भी मैच नहीं करती, और ये k सेकंड का स्क्वायर में जो डेफिनेशन है वो भी मैच नहीं करता है। रीजन क्या है, क्योंकि एनर्जी लाइन अपनी बार पोटेंशियल हाइट से लेस ले रहे हैं, तो एनर्जी और पोटेंशियल के कंपेरिजन पे जैसे ही आप फॉर्म नोट करेंगे तो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्म चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे एनालॉजी कर सकते हैं, चेंज है। अब फिर से आपको ये तो कुछ स्टूडेंट्स को मैं जो पॉइंट्स बताता हूँ वो रिलेट ही नहीं कर पाते, बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स भी रिलेट नहीं कर पाते हैं। अभी मैंने लास्ट लेक्चर से जब भी आपको यहाँ पे कंप्लीटली फ्री पार्टिकल स्टार्ट हुआ है, ये कैसे सॉल्यूशन फॉर्म नोट करते हैं वो बेसिक पार्ट बिल्कुल आपको रिलेट किया है। मैं ऑल टाइम आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन पे जाऊंगा तो उसका क्वांटम मैकेनिकल पार्ट क्या होगा वो उसके लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। तो मैंने हिंट किया, अगर किसी को डाउट होता है तो उसके लिए मैंने हिंट किया कि यहाँ पे इनिशियल इक्वेशन के रूट्स रियल आएंगे। अब इसमें भी ये डाउट हो रहा है कि कैसे रियल है, तो एक अप्लाई कर लीजिए। नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स में भी जो 12th लेवल का मैथमेटिक्स है, डिफरेंशियल इक्वेशन 12th लेवल पढ़ते हैं लाइक दिस, ये फॉर्म बना। तो आप ये चेक करिए, k सेकंड को मैंने पॉजिटिव और रियल बताया है, तो ये रियल नहीं है क्या? यही बात आपको यहाँ पे हिंट किया कि m1 लिया है मैंने प्लस k सेकंड और m2 लिया है माइनस k सेकंड। तो इस फॉर्म में आपको किसी स्टेप पे डाउट नहीं होना चाहिए। वन स्टेप के लिए आपको स्किप किया है और वो स्टेटमेंट बोला भी है, नोट नहीं किया बस मैंने, बाकी जो पॉइंट नोट अब नोट किया वो मैंने बोला है। ये तो रिलेट कर सकते हैं आप दीदी। अब आपको बोथ रीजन के लिए जनरल फॉर्म वेव फंक्शन के लिए फाइंड हो गया। फर्स्ट रीजन जो x लेस देन 0 के लिए था, सेकंड रीजन जो x ग्रेटर देन 0 के लिए है।
वे वो फॉर्म में आप चेक करिए, फर्स्ट फॉर्म में साई फर्स्ट के लिए फॉर्म है वो प्लेन वेव टाइप है, बट जो सेकंड फॉर्म है वो प्लेन वेव नहीं है। प्लेन वेव के लिए एक्सपोनेंशियल में जो एक्सपोनेंट है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होना चाहिए, आई का फॉर्म वहाँ पे आना चाहिए, बट यहाँ पे आपको कंफर्म है कि ये टर्म जो वेरिएबल पार्ट है वो रियल है, तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन हो सकता है। अब वेव फंक्शन की एक्सेप्टेबिलिटी कंडीशंस आपको बताई हुई हैं, उनको अप्लाई करके इन फॉर्म में फर्स्ट रीजन में सेकंड रीजन में कोई मॉडिफिकेशन हो सकता है, तो उसके लिए स्टेप फॉलो करेंगे। साई मस्ट बी फाइनाइट इन ऑल स्पेस। अब ये टर्म भी फाइनाइट है, ये टर्म भी फाइनाइट है, तो फाइनाइट वाली कंडीशन से फर्स्ट रीजन में कोई चेंज नहीं हुआ, बट जैसे ये कंडीशन अप्लाई करेंगे सेकंड रीजन के लिए, अब सेकंड रीजन के लिए एक्स पॉजिटिव इनफाइनाइट हो सकता है, नेगेटिव इनफाइनाइट नहीं है। जैसे ही आप एक्स को प्लस इन्फिनिटी लेंगे, ये जो फर्स्ट टर्म है सी एक्सपोनेंशियल के सेकंड एक्स फॉर सेकंड रीजन एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, बट जैसे ही टर्म इनफाइनाइट कंक्लूड करेगा, अब ये टर्म जीरो जाएगा, ये टर्म वैल्यू फाइनाइट होगा। अब आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, इन्फिनिटी में कोई नॉन जीरो टर्म या नॉन जीरो टर्म ऐड करेंगे तो रिजल्ट इन्फिनिटी बनेगा, तो ड्यू टू फर्स्ट टर्म इन सेकंड रीजन वेव फंक्शन ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, साई मस्ट बी फाइनाइट इन होल स्पेस। तो जो भी कंडीशन, जिस पार्ट का कंडीशन इनफाइनाइट हो रहा है उसका कंडीशन अगर एक्सक्लूड हो जाए तो वेव फंक्शन फाइनाइट हो जाएगा। तो वेव फंक्शन को फाइनाइट करने के लिए आप इसका कोफिशिएंट जीरो कर दीजिए, जैसे ये सी को जीरो करेंगे ये कंडीशन एक्सक्लूड हो जाएगा, और एक्सक्लूड हो जाएगा तो ये सेकंड टर्म फाइनाइट कंडीशन देगा, और फाइनाइट देगा तो जो कंडीशन है साई मस्ट बी फाइनाइट इन होल स्पेस वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो वेव फंक्शन को फाइनाइट करने के लिए सी जीरो होना चाहिए, अगर ये जीरो नहीं होगा तो वेव फंक्शन फाइनाइट नहीं बनेगा। और जैसे ही सी को जीरो लेंगे, अब सेकंड रीजन वेव फंक्शन मॉडिफाई कर सकते हैं, जो जनरल फॉर्म था उसमें चेंज हो गया, डी एक्सपोनेंशियल माइनस के सेकंड एक्स। फर्स्ट रीजन ऐसा रहा, सेकंड रीजन में चेंज हो गया। टोटल वेव फंक्शन को आप फिर से, जो साई फर्स्ट रीजन था, साई फर्स्ट में आप इसको साई इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड फॉर्म में, ये प्लेन वेव था उसमें आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, बट जो सेकंड वेव फंक्शन है क्योंकि वो प्लेन वेव नहीं है, आप उसको प्लेन वेव नोटेशन जो थे ट्रांसमिटेड इंसिडेंट इस पार्ट में आप एनालॉजी नहीं करेंगे ओनली, तो आपको कंफर्म रहेगा कि डिकेइंग फंक्शन, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन। अब कंटिन्यूटी कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं, इसी फॉर्म को आप लाइक दिस भी नोट कर सकते थे, साई इंसिडेंट प्लस साई रिफ्लेक्टेड, और ये राइट जो पार्ट है अगर इसको भी आप कंपेयर करें तो जैसे आपने साई ट्रांसमिटेड केस 1 के लिए यूज किया था उस फॉर्म से माइनर चेंज है, एक्सपोनेंशियल डिकेइंग पार्ट बनेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन वर्ड आप यूज कर सकते थे, प्लेन वेव नहीं होगा, बाकी आप चाहे साई ट्रांसमिशन फॉर्म इंडिसेस वहाँ पे यूज कर सकते हैं, बट प्लेन वेव वाला पार्ट जो था उससे करेक्टली एनालॉजी करें तो अभी आगे फॉर्म कंफर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर से चेक करिए, साई इंसिडेंट आपको कंफर्म है, इससे मॉड स्क्वायर आप फाइंड करेंगे तो इंसिडेंट के कॉरस्पॉन्डिंग आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ए मॉड स्क्वायर बनेगा। साई रिफ्लेक्टेड आपको नोन है, दैट इज बी एक्सपोनेंशियल माइनस आई के फर्स्ट एक्स, और इसका मॉड स्क्वायर किया तो सी मॉड स्क्वायर, और ये टर्म सेकंड रीजन के लिए वेव फंक्शन है साई सेकंड, और इसका मॉड स्क्वायर किया वो एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए, तो यहाँ पे बाउंड्री से सेकंड में पार्टिकल है तो ट्रांसमिट हो जाएगा, तो शायद रिफ्लेक्टेड बी स्क्वायर, ये बी मॉड स्क्वायर है, बी मॉड स्क्वायर, और ये साई मॉड स्क्वायर करेंगे सेकंड रीजन के लिए तो आप डी मॉड स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस ट्वाइस के सेकंड एक्स, ये पार्ट बनेगा। ये पार्ट को चाहे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन के टर्म्स में इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्योंकि जिस रीजन से आप इंसिडेंट कर रहे हैं उसके अनदर साइड पार्टिकल ट्रांसमिट होकर जाए, वेव ट्रांसमिट होकर जाए। तो क्लासिकली अगर आप इसको एनालॉजी करें तो जैसे आपको फर्स्ट रीजन के लिए क्लासिकल एनालॉजी किया, तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स there are 100% chances of transmission if E greater than V naught, and there are 100% chances of reflection if energy less than V naught। ये क्लासिकल पार्ट है, जब कोई एक पार्ट 100% होगा तो अनदर पार्ट 0% हो जाएगा। तो यहाँ पे जितना पोर्शन आप इंसिडेंट कर रहे हैं उतना ही पोर्शन रिफ्लेक्ट हो गया, सॉरी ट्रांसमिट हो गया ई ग्रेटर देन वी नॉट के लिए, और ई लेस देन वी नॉट के लिए उतना ही रिफ्लेक्ट हो गया। तो रिफ्लेक्शन अगर 1 है तो ट्रांसमिशन 0, ट्रांसमिशन 1 है तो रिफ्लेक्शन 0। बट अगर चांसेस आप चेक करें क्वांटम मैकेनिकली
तो यहाँ से आपको हिंट मिल रहा है बी मॉड स्क्वायर नॉन जीरो है, और ये पार्ट भी एक्स की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, अब ये टर्म को चेक करिए तो ये भी टर्म नॉन जीरो बनेगा। बाउंड्री के राइट में पार्टिकल ऑल पोजीशन पे पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं, सिर्फ प्लस इन्फिनिटी पे जीरो है। तो ये स्टेटमेंट क्वांटम मैकेनिकली आप नोट कर सकते हैं, देयर आर फाइनाइट एंड नॉन जीरो चांसेस ऑफ रिफ्लेक्शन एज वेल एज ट्रांसमिशन। क्वांटम मैकेनिकली तुम्हें और भी कहीं से आता है? किसी के साथ और भी आता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं होता। म्यूट कर लो भाई, क्या है? तो ये स्टेटमेंट आपको क्वांटम मैकेनिकली आपको नोट करा है। कैसे नोट हुआ है वो आपको यहाँ पे लास्ट पार्ट में किया हुआ है। बी मॉड स्क्वायर नॉन जीरो है, और ये टर्म भी अदर देन प्लस इन्फिनिटी नॉन जीरो है, और जो नॉन जीरो है तो प्रोबेबिलिटी पार्ट आप साई मॉड स्क्वायर से इंटरप्रेट करता है। ये जो साई मॉड स्क्वायर है, अगर सेकंड रीजन में पार्टिकल है तो आप चाहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन नॉट मोमेंटम। अब ये पी जो टर्म है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए आपको पी नोटेशन बताया है। तो अभी आप मोमेंटम से इस पर लगी करेंगे, मोमेंटम से डाउट रहे वो मोमेंटम पार्ट नहीं है ये। तो ट्रांसमिशन के कॉरस्पॉन्डिंग बाउंड्री के राइट में आपको प्रोबेबिलिटी चेक करना है, जो इस टर्म से आप फाइंड करेंगे। फिर से आपको यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है, और बाउंड्री कंडीशन साई फर्स्ट एट एक्स इक्वल टू जीरो मस्ट बी साई सेकंड एट एक्स इक्वल टू जीरो। बाउंड्री के बोथ साइड का वेव फंक्शन सेम होना चाहिए। डेरिवेटिव पोटेंशियल बाउंड्री पे फाइनाइट है तो डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। डी साई फर्स्ट बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साई सेकंड बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। ये बोथ कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल होंगी। जैसे ही आप यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी इज इक्वल टू डी बनेगा। ये पार्ट आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। एक्स को जीरो किया तो एक्सपोनेंशियल टर्म वन हो गए, तो ए प्लस बी इक्वल टू डी बनेगा। देखो अगर केस वन से कंपेयर करें तो सेकंड रीजन में जो टू टर्म आ रहे थे मोजिनल सॉल्यूशन में, उसमें कोई एक पार्ट जीरो हो रहा था, केस वन में भी और केस सेकंड में भी। बट क्या पार्ट जीरो है और उसका रीजन क्या है जीरो होने का, वो दोनों में डिफरेंट है। केस वन में वो आपको रिफ्लेक्शन के लिए जो कंडीशन था सेकंड रीजन के लिए वो जीरो किया था, बट यहाँ पे फाइनाइट वाली कंडीशन से आपको एक कोफिशिएंट जीरो किया है। तो बोथ में आप ये मिक्स नहीं करेंगे बोथ के कंसेप्ट को, दोनों में चेंज है। जब एनर्जी ग्रेटर देन वी है तो वहाँ पे बाउंड्री के राइट में कोई अनदर बाउंड्री नहीं है, और बाउंड्री नहीं है तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन वाले पार्ट को जीरो किया था। बट यहाँ पे जब ई लेस देन वी नॉट है तो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट जीरो नहीं है। ये वेव, इनमें से कोई भी वेव रिफ्लेक्टेड वेव नहीं शो करेगा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड वेव जो होगी वो प्लेन वेव वाला कंडीशन शो कर रही थी, यहाँ पे प्लेन वेव नहीं है। तो यहाँ पे जो कंडीशन जीरो हुआ है वो फाइनाइट वाली कंडीशन से जीरो हुआ है। जो टर्म इनफाइनाइट कंक्लूड करेगा उसका कोफिशिएंट एक्सक्लूड करने के लिए वो कोफिशिएंट जीरो कर दिया है। तो यहाँ पे आपको ये प्रोबेबिलिटीज क्या है, वेव फंक्शन क्या है, बाउंड्री कंडीशन से क्या रिलेशन बनेगा वो आपको हिंट हो गया। चाहे तो आप ये कंडीशन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर कॉरस्पॉन्डिंग करंट डेंसिटीज आप चेक करने लगे तो इंसिडेंट के लिए, ट्रांसमिटेड के लिए और साई सेकंड के लिए आप चेक करिए कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या आएगा। जो चाहे तो आप यहाँ पे फिर से ट्रांसमिटेड के लिए नोटेशन यूज कर सकते हैं साई सेकंड। अब आप चेक करिए ये टर्म साई सेकंड रीजन वेव फंक्शन ये है, और इसमें वेरिएबल पार्ट रियल है, और रियल वेव फंक्शन के लिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जीरो हो जाए। ये सभी को रिकॉल हो जाना चाहिए, ये पॉइंट नोट कराया हुआ है जब प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी वाला आर्टिकल डिस्कस किया। जैसे ही आपने ये जीरो किया आप ट्रांसमिशन कोफिशिएंट पे जाइए, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट T से रिप्रेजेंट किया, और वहाँ पे डेफिनेशन था एस ट्रांसमिटेड बाई एस इंसिडेंट। इंसिडेंट भी आप चाहें तो यहाँ पे एस इंसिडेंट दैट इज ए मॉड स्क्वायर एच क्रॉस के फर्स्ट बाई एन, एस रिफ्लेक्टेड दैट इज बी मॉड स्क्वायर माइनस एच क्रॉस के फर्स्ट बाई एन। ये रेशियो लेंगे तो एस टी जीरो होने से, ट्रांसमिटेड के करस्पॉन्डिंग करंट एस जीरो होने से ट्रांसमिशन कोफिशिएंट जीरो हो गया। रिफ्लेक्शन वैल्यू आर प्लस टी वन करेंगे तो ये वैल्यू बनाए, तो ये कोफिशिएंट तो जीरो हुआ ट्रांसमिशन का, बट प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है। अगर आप सेकंड रीजन की प्रोबेबिलिटी पे जाएं और सेकंड रीजन की प्रोबेबिलिटी में आप x टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं तो वो टेंड्स टू जीरो जाएगा। डिकेइंग प्रोबेबिलिटी होने से इन्फिनिटी पे जीरो बनेगा। बट ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आपको यहाँ पे जो फाइंड हो रहा है इसका बोथ केस में एनालॉजी करिए। जो केस वन मैंने हिंट किया था तो कई बार इसको रॉन्ग इंटरप्रेट करते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब यहाँ पे चेक करिए जो फर्स्ट केस था, केस वन में जो कंडीशन है साई रिफ्लेक्टेड के लिए और ट्रांसमिटेड के लिए, ये ट्रांसमिटेड के लिए ये प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है, पोजीशन से इंडिपेंडेंट है। इस बाउंड्री के स्लाइटली राइट में इस पॉइंट पे मान लीजिए एक्स की इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए मान लीजिए, जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे होगा वही प्रोबेबिलिटी इन्फिनिटी पे मिलेगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पोजीशन से इंडिपेंडेंट है। तो इसीलिए यहाँ पे जो पार्टिकल अगर यहाँ पे ट्रांसमिट हो गया तो वो पार्टिकल इन्फिनिटी तक मूव कर सकता है, प्लेन वेव मोशन करेगा। तो इसलिए जितना पोर्शन यहाँ पे ट्रांसमिट हुआ उतना ही पोर्शन आपको एक्स की प्लस इनफाइनाइट वैल्यू पे ऑब्जर्व हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा, जिसका कंडीशन ट्रांसमिशन कोफिशिएंट में आएगा। तो यहाँ केस वन में ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी और ट्रांसमिटेड प्रोबेबिलिटी ऑल वैल्यूज डिफरेंट हैं और नॉन जीरो हैं।
बट केस सेकंड में प्रोबेबिलिटीज नॉन जीरो है। अभी आपको यहाँ पे नोट कराएगा ये प्रोबेबिलिटीज नॉन जीरो है, ना तो यहाँ पे ए जीरो होगा ना बी जीरो होगा, तो ए मॉड स्क्वायर बी मॉड स्क्वायर नॉन जीरो आएंगे, नॉन जीरो होंगे, फाइनाइट होंगे, और ये टर्म भी नॉन जीरो है, सिर्फ एक इन्फिनिटी पे ये जीरो बन रहा है। बट रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट जीरो है और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1। रीजन क्या है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट जीरो होने का? क्योंकि जो राइट साइड में जो वेव ट्रांसमिट हुआ है वो प्लेन वेव नहीं है, वो वहाँ पे जो वेव है लाइक दिस है कि उसकी प्रोबेबिलिटी डिकेइंग आ रहा है, और डिकेइंग आएगा तो इन्फिनिटी पे प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाए। इसी को जो जनरल पोटेंशियल फॉर्म मैंने आपको नोट कराया था उससे थोड़ा कंपेयर करिए। अगर पार्टिकल क्लासिकली अलाउड रीजन में मोशन स्टार्ट करता है और एक साइड क्लासिकली फॉरवर्ड रीजन को फेस करे और अनदर साइड आपका क्लासिकली अलाउड रीजन को, तो आप चेक करिए टर्निंग पॉइंट से भी उसको आपको रिलेट किया था। अगर पार्टिकल यहाँ से आप मोशन करें टुवर्ड्स बाउंड्री तो x इक्वल टू जीरो पे टर्निंग पॉइंट बनेगा। x इक्वल टू जीरो के राइट में जो रीजन है वो क्लासिकली फॉरवर्ड रीजन है, ये E लेस देन V रीजन आपको क्लासिकली फॉरवर्ड बताया था। बट अगर पार्टिकल नेगेटिव x में मूव करता है तो इस साइड में कोई पोर्शन किसी पॉइंट पे टर्निंग पॉइंट नहीं बनेगा, कहीं पे आपको क्लासिकल फॉरवर्ड रीजन फेस नहीं होगा। तो ये अगर एक साइड में क्लासिकली फॉरवर्ड रीजन है, अनदर साइड में क्लासिकली फॉरवर्ड रीजन नहीं है, या एक साइड के लिए टर्निंग पॉइंट है, अनदर साइड के अनदर डायरेक्शन मोशन के लिए टर्निंग पॉइंट नहीं है, तो ये आपको मिक्स केस बताया है वहाँ पे। और मिक्स केस में आपको ये हिंट किया कि पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए तो पार्टिकल बाउंड रहेगा, नेगेटिव के लिए पार्टिकल फ्री हो सकता है। ये चेक कर लीजिए, अगर पार्टिकल इधर जाएगा तो उसकी इनफाइनाइट पे प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, अगर पार्टिकल इधर जा रहा है तो उसकी प्लस इन्फिनिटी पे प्रोबेबिलिटी जीरो आएगी। ये आप चेक कर सकते हैं these प्रोबेबिलिटी टर्म से। अगर पार्टिकल टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन मोशन मूव करता है तो ये वेव फंक्शन अलाउड होगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी v मॉड स्क्वायर है जो माइनस इन्फिनिटी पे नॉन जीरो बनेगी। बट अगर पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन मोशन करता है बाउंड्री के राइट में ट्रांसमिट पॉइंट होगा तो ये प्रोबेबिलिटी टर्म अलाउड होगा, ये वेव फंक्शन अलाउड होगा। और प्लस इन्फिनिटी पे आप चेक करें, प्लस इन्फिनिटी पे इस पार्ट से x को प्लस इन्फिनिटी फॉर्म में प्लेस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी जीरो बन जाएगी। तो अगर प्रोबेबिलिटी इन्फिनिटी पे जीरो है तो पार्टिकल को बाउंड कंसीडर करते हैं, बट पार्टिकल बोथ साइड के लिए बाउंड नहीं है, प्लस इन्फिनिटी प्लस इनफाइनाइट के अलाउंग अगर x की प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन के अलाउंग मोशन करता है तो बाउंड वाला केस कंडीशन फॉलो हो रहा है, बट x की नेगेटिव डायरेक्शन मोशन के लिए पार्टिकल अनबाउंड की कंडीशन को फॉलो करता है। तो दिस इज द मिक्स केस। तो कैसे आपको यहाँ पे फाइंड करना है वो हिंट हो गया, क्या चेंजेस हैं बोथ केसेस में। और कंप्लीटली फ्री पार्टिकल से जैसे ही आप वन पॉइंट पे पोटेंशियल में मॉडिफिकेशन करते हैं, एक स्मॉल माइनर मॉडिफिकेशन किया पोटेंशियल फॉर्म में, तो क्या चेंजेस हो रहे हैं वो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। और फिर से इजीएस्ट पार्ट से थोड़ा डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे। तो एक और यहाँ पे आप केस पढ़ते हैं पोटेंशियल वेल और इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल और इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स। पर जो अभी हम फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं वो वन डायमेंशनल पार्ट के लिए डिस्कस कर रहे हैं। पोजीशन स्पेस को वन डायमेंशन एज्यूम किया है, पहले वन डायमेंशन पार्ट के लिए पढ़ेंगे, फिर मल्टी डायमेंशन में उसमें क्या चेंजेस होंगे उनको आप कंपेयर करेंगे। तो इसी में वन डायमेंशनल पोजीशन स्पेस के लिए ही बाउंड केस जब स्टडी कर रहे हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे पढ़ेंगे वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल और समटाइम पोटेंशियल बॉक्स वर्ड भी यूज कर लेते हैं। तो वन डायमेंशन के लिए पहले आप यहाँ पे ये चेक करेंगे। तो पहले तो यहाँ पे जो वर्ड है, एक तो इनफाइनाइट वर्ड का रीजन पता होना चाहिए, और यहाँ पे जो वेल है ये पार्ट का आपको आइडिया होना चाहिए। देखो जो आप रियल में वेल का कंसेप्ट तब होता है जैसे कोई सपोज मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल या ह्यूमन को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर वो किसी पर्टिकुलर फ्लोर का जो हाइट लेवल है हाइट का, उससे ऊपर जाता है तो हाइट को फेस करता है, और उससे लोअर जाएगा तो डेप्थ का कंसेप्ट आएगा। अगर एक पर्टिकुलर पोर्शन का जो फ्लोर है वो डाउनवर्ड शिफ्ट कर दें और उसी जिसको शिफ्ट किया उसी पे आप कोई एक पर्सन एज्यूम कर लें, ठीक है, तो उस फ्लोर को जब शिफ्ट करेंगे पर्टिकुलर पोर्शन को तो पर्सन भी अपने हाइट के लेवल को डाउन करेंगे। अब सपोज यहाँ पे इस फ्लोर पे कोई पर्सन है और ये जब पर्टिकुलर पोर्शन डाउनवर्ड शिफ्ट कर दिया है तो इस हाइट को ये पर्टिकुलर पार्टिकल तब तक ओवरकम नहीं करेगा जब तक इसकी एनर्जी इस हाइट को ओवरकम करने के लिए सफिशिएंट ना हो। ये फाइनाइट रियल में फाइनाइट हो सकता है, बट यहाँ पे अगर यही डिफरेंस को डेप्थ को इनफाइनाइट कर देते, हाइट को इनफाइनाइट कर देते राइट साइड वाले और लेफ्ट साइड वाले इस मिडिल पोर्शन के रेस्पेक्ट में, तो ये वेल का कंसेप्ट है कि पार्टिकल एक पर्टिकुलर रीजन में है बट उसके राइट में अगर मोशन करता है तो इस हाइट को ओवरकम नहीं कर सकता और इस हाइट को ओवरकम नहीं कर सकता। तो जो रियल में हम वेल वर्ड यूज करते हैं तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे पोटेंशियल पे कंडीशन है। वहाँ पे हम हाइट के कॉरस्पॉन्डिंग वेल पढ़ते हैं, यहाँ पे एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग वेल होगा। पोटेंशियल की जो फॉर्म होगी वो लाइक ए वेल यहाँ पे डिफाइंड होगी। तो बैरियर में, स्टेप में, वेल में पोटेंशियल डेफिनेशन में क्या चेंजेस हैं, कब इनफाइनाइट वर्ड यूज करेंगे, कब फाइनाइट वर्ड यूज करेंगे, उसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल फॉर्म होगा इसमें फिर से टू पार्ट आप थिंक करेंगे पोटेंशियल बिहेवियर में, एक अनसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल और एक सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल। इनफाइनाइट पार्ट के लिए यही कंसेप्ट आप फाइनाइट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो एसिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक
जिसका सिमेट्री स्पेसिफाई ना हो। अंजलि सिंह, अब सेकंड टाइम अनम्यूट हुए हैं। पता ही नहीं चल रहा। अनसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल और एसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल। सेकंड, सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल। तो जो वर्ड है उनसे कंडीशन का आपको आइडिया होना चाहिए। जिस पोटेंशियल वेल के लिए सिमेट्रिक करेक्टर स्पेसिफाई होगा कि वो सिमेट्रिक है, दैट पोटेंशियल फॉर्म को आप सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल लेंगे। जिसके लिए सिमेट्री को आप कंपेयर नहीं कर सकते, नाइदर सिमेट्रिक नॉर एंटी सिमेट्रिक, तो दैट पार्ट को आप यूज करेंगे एसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल। और जो यहाँ पे पोटेंशियल का जो हाइट है वो इनफाइनाइट बनेगा। तो ये जो पोटेंशियल वेल है उसके लिए डेफिनेशन यहाँ पे मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। अब आप कंपेयर करिए, जो डिस्कंटिन्यूटी करेक्टर है, डिस्कंटिन्यूटी अमाउंट है वो इनफाइनाइट है, जीरो और इनफाइनाइट। x लाइज बिटवीन 0 to a, ये पोटेंशियल जीरो है, या किसी नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू पे ये कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। और आउटसाइड दिस लिमिट, इस लिमिट के आउटसाइड में, x की दीज वैल्यूज के आउटसाइड में, एक्सक्लूडिंग दिस लिमिट, ये पोटेंशियल इनफाइनाइट है। लाइक दिस भी आप वहाँ पे कंडीशन यूज करते हैं, x लाइज बिटवीन 0 to a, पोटेंशियल जीरो, अदरवाइज इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट वर्ड आने का रीजन क्या था इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के लिए, कि ये जो अमाउंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी है वो इनफाइनाइट है। और जब इसको प्लॉट करेंगे, ये एक्स एक्सिस और ये पोटेंशियल एक्सिस, पोटेंशियल एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग x लेस देन x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन a, इट मींस बिटवीन दीज टू बाउंड्रीज पोटेंशियल वैल्यू यहाँ पे 0 है। एट द बाउंड्री और आउटसाइड 0 to a, पोटेंशियल इनफाइनाइट है। ये आपको यहाँ पे डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन दिया था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्लॉट कर दिया। तो अगर इस पार्ट पे जाएं तो हाइट और विड्थ आउटसाइड 0 to a, ये तो विड्थ पोटेंशियल वेल का जो पोर्शन जहाँ पे पोटेंशियल 0 है वो विड्थ तो फाइनाइट है। बट अगर ये बाउंड्री वाल की बात करें, एक तरह से ये पार्ट, ये इनफाइनाइट विड्थ भी है और हाइट भी इनफाइनाइट है। तो जो यहाँ पे इनफाइनाइट वर्ड आया वो हाइट से आया है, कि जो पोटेंशियल वैल्यू में जो बाउंड्री पे चेंज है वो अमाउंट इनफाइनाइट है, इसलिए इनफाइनाइट पोटेंशियल वर्ड यूज करेंगे। तो ये केस था अनसिमेट्रिक केस के लिए, अनसिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल इन वन डायमेंशन, अनसिमेट्रिक इनफाइनाइट वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल। अनदर आपको नोट कराया सिमेट्रिक इनफाइनाइट वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल। तो सिमेट्रिक केस के लिए आप पोटेंशियल का जो फंक्शन होगा वहां पे आप सिमेट्रिक करेक्टर बता सकते हैं कि ये फंक्शन श्योरली सिमेट्रिक है। तो इसको डिफाइन करेंगे तो अमाउंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी अभी भी इनफाइनाइट होगा, क्योंकि इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल का कंसेप्ट है, तो ये अमाउंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी इनफाइनाइट होगा। आगे जब आप रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे तो विड्थ पोटेंशियल वेल का सेम लेके चल रहा है, तो -a/2 to +a/2, बोथ बाउंड्रीज की पोजीशन का डिफरेंस करेंगे तो पोटेंशियल वेल का आपको विड्थ का आइडिया होगा। यहाँ पे आप चेक करिए, a-0 करेंगे तो विड्थ a हो गया, a/2 -a/2 करेंगे अभी भी विड्थ a है, अदरवाइज इनफाइनाइट। इसी पोटेंशियल फॉर्म को सम टाइम लाइक दिस भी आप नोट कर सकते हैं, इधर प्लॉट करना होगा, यहाँ पे नोट करो, 0 इनफाइनाइट इफ mod x लेस देन a/2, इफ mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू a/2। जो डेफिनेशन है दोनों डेफिनेशन सेम पार्ट की है, जो भी फॉर्म दिया होगा यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। x mod a/2 लेस देन a/2 आप ले रहे हैं तो x वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू a/2 से लेस है। तो जो वैल्यूज क्वेश्चन के लिए चेक करेंगे तो x वैल्यू अगर -a/2 से +a/2 के बीच लाई करेगी तो ये कंडीशन पूरी होगा, और पोटेंशियल वैल्यू यहाँ पे 0, आउटसाइड दिस ये कंडीशन होगा। तो आप प्लॉट करेंगे तो पोटेंशियल एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, बोथ पोटेंशियल फॉर्म के लिए विड्थ आप a ले रहे हैं, x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू +a/2 बाउंड्री और ये -a/2। तो आप दीज टू बाउंड्री पोजीशन का डिफरेंस चेक करेंगे तो a मिलेगा, इसलिए विड्थ सेम है। इनसाइड द पोटेंशियल वेल पोटेंशियल 0 है, आउटसाइड द पोटेंशियल वेल और एट द बाउंड्री पोटेंशियल इनफाइनाइट है। तो वैल्यूज में चेंज नहीं है, ओनली पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज में चेंज। अगर पोटेंशियल वैल्यू को चेक करें तो 2 ही वैल्यूज थी पोटेंशियल की, 0 और इनफाइनाइट। यहाँ पे भी 0 और इनफाइनाइट है, बट किस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए 0 है, किसके लिए इनफाइनाइट है, सम वैल्यूज बोथ टाइप ऑफ पोटेंशियल फॉर्म के लिए चेंज हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे चेक करें, इस पर्टिकुलर सिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के लिए एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है यहाँ पे, अगर x को आप -x प्लेस कर दें तो पोटेंशियल फॉर्म
अनचेंज है। इसलिए ये फॉर्म आपको इवन पेरिटी के लिए बताया था। अगर मल्टी पार्टिकल सिस्टम नहीं है, ओनली वन डायमेंशनल वन पार्टिकल सिस्टम है, तो पेरिटी करेक्टर और सिमेट्रिक करेक्टर आप सेम ले लेते हैं, तो ये सिमेट्रिक पोटेंशियल की कंडीशन है, जो आपको पेरिटी पार्ट में हिंट भी किया था, पेरिटी ऑपरेटर के टाइम पे हिंट भी किया था कि पोटेंशियल सिमेट्रिक है तो एनर्जी आइगन फंक्शन की भी डेफिनेट पेरिटी होगी। तो ये कंडीशन दैट टाइम पे आपको हिंट किया। तो यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, इसलिए वर्ड आया सिमेट्रिक पोटेंशियल है। बट यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोटेंशियल फॉर्म में इस फंक्शन की सिमेट्री आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, करेक्टली नहीं बता सकते कि पोटेंशियल सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक है, इसलिए वर्ड यूज किया अनसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। तो बोथ में जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको हिंट हो गया। वर्ड इंक्लूड होने का रीजन क्या है वो मैंने इंटरप्रेट कर दिया। अब यहाँ पे फर्स्ट केस जो अनसिमेट्रिक केस है वो डिस्कस करते हैं। अनसिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वैल्यू। अनसिमेट्रिक केस के बेसिस तो पोटेंशियल डेफिनेशन आपको पहले बताया हुआ है, फिर से चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m inside one dimensional infinite potential well of width small a। और यहाँ पे अनसिमेट्रिक केस के लिए जो पोटेंशियल आपको हिंट किया है वो आप फिर से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पार्टिकल आप यहाँ पे एज्यूम करके चलिए, मास m का पार्टिकल आप ले रहे हैं, तो पार्टिकल सपोज x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a साइड मूव करता है, इट मींस पॉजिटिव x की तरफ मूव करता है। तो एट द बाउंड्री और x इक्वल टू a और बाउंड्री एट x इक्वल टू a, पार्टिकल इस बाउंड्री को ओवरकम नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हाइट और विड्थ बोथ इनफाइनाइट है। किसी भी पार्टिकल की एनर्जी इनफाइनाइट नहीं हो सकती है, इनफाइनाइट नहीं होगी तो इस इनफाइनाइट एनर्जी और इनफाइनाइट विड्थ वाली बाउंड्री को पार्टिकल कभी ओवरकम नहीं करेगा। ओवरकम नहीं करेगा तो यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो सकता है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्ट होकर पार्टिकल फिर से, ये रिफ्लेक्शन के लिए मैंने डैश शो कर दिया, ये इधर मूव कर सकता है। और जब इस बाउंड्री पे आएगा x इक्वल टू 0 पे, फिर से पार्टिकल इस बाउंड्री को, क्योंकि यहाँ पे हाइट भी इनफाइनाइट है और विड्थ भी इनफाइनाइट है, इसको ओवरकम नहीं करेगा। ओवरकम नहीं करेगा तो फिर से इस पे रिफ्लेक्ट होगा और इधर मूव कर सकता है। तो बिटवीन दीज टू बाउंड्रीज x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a, पार्टिकल मोशन करेगा। आउटसाइड दीज टू बाउंड्रीज और आउटसाइड द पोटेंशियल वेल, पार्टिकल मोशन नहीं करेगा। यहाँ पे पार्टिकल इस बाउंड्री को पेनिट्रेट नहीं कर सकता। इट मींस अगर पार्टिकल आपने इनसाइड द वेल बिटवीन 0 टू एज्यूम किया है, तो इसके इनसाइड में पार्टिकल की किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, नॉन 0 हो सकती है, बट पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी आउटसाइड द पोटेंशियल वेल 0 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हाइट है और विड्थ है, पोटेंशियल का हाइट और पोटेंशियल बाउंड्री का विड्थ इनफाइनाइट होने से, क्योंकि पार्टिकल की एनर्जी इनफाइनाइट नहीं है, तो कभी इसको ओवरकम नहीं करेगा। और ये ओवरकम नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल आउटसाइड पोटेंशियल वेल विल बी 0, और प्रोबेबिलिटी तभी 0 होगा जब आउटसाइड में वेव फंक्शन 0 होगा। पार्टिकल को एज्यूम किया इनसाइड द वेल, आउटसाइड पेनिट्रेट होने के बीच बाउंड्री को ओवरकम करने के चांसेस 0 हैं, इसलिए आउटसाइड विदाउट सॉल्विंग श्रोडिंगर इक्वेशन वेव फंक्शन मैंने आपको यहाँ पे नोट कर दिया 0 होगा। और आप मैथमेटिकली, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पे इनफाइनाइट है, तो आउटसाइड पोटेंशियल वेल श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकता। आप श्रोडिंगर इक्वेशन सिर्फ उसी पॉइंट पे 0 सॉल्व कर सकते हैं जहाँ पे साई का जो कोफिशिएंट आता है डिफरेंशियल इक्वेशन में वो फाइनाइट है। तो इनसाइड द वेल पार्टिकल एज्यूम किया है, अब इनसाइड द वेल श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। श्रोडिंगर इक्वेशन इनसाइड द वेल, इनसाइड द वेल पोटेंशियल 0 है, फाइनाइट है, तो इनसाइड द वेल d2 psi by dx स्क्वायर प्लस ट्वाइस m by h क्रॉस स्क्वायर e माइनस v को 0 किया। किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल की एनर्जी e के कॉरस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे एनर्जी लाइन एज्यूम कर सकते हैं, सपोज इसके लिए आप सॉल्व कर रहे हैं। अब ये आपको जनरल केस में भी हिंट किया है कि अगर आप एनर्जी लाइन ये एज्यूम कर लेंगे तो इसके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आपको पोटेंशियल की मिनिमम वैल्यू जो 0 है और इनफाइनाइट एनर्जी से हायर एनर्जी पार्टिकल की हो नहीं सकती, तो बिटवीन 0 टू इनफाइनाइट कोई भी आप एनर्जी लाइन एज्यूम करेंगे जिसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे। तो ये एनर्जी लाइन आपको यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, तो दैट लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी ई दे रहा है, साई इज इक्वल टू 0। तो ये आपको श्रोडिंगर इक्वेशन बना। अब इसका सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हैं, जो मेथड आपको पहले बताया एक पार्ट के लिए। और यहाँ पे पॉइंट नोट कर लें, आप डायरेक्ट भी नोट कर सकते थे, फिर कंपेरिजन नहीं हो पाएगा, इसलिए पहले नोट कर दे रहा हूँ, फिर मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ। ये पार्ट पे 2 केसेस पे जाइए, दीज 2 केसेस पे पोटेंशियल सेट पे, जिस रीजन में आपको वेव फंक्शन नोट करना है, रीजन वाइज नोट करेंगे, उस पॉइंट को कंपेयर करेंगे। जिस रीजन में वेव फंक्शन नोट करना है, सपोज फर्स्ट रीजन में नोट करना था, एनर्जी और पोटेंशियल को कंपेयर करें। अगर एनर्जी पोटेंशियल से ग्रेटर है तो आपने कंप्लीटली फ्री पार्टिकल में चेक किया, पोटेंशियल स्टेप में बहुत केसेस में चेक किया, तो ये पार्ट पे जाइए। अगर एनर्जी पोटेंशियल से ग्रेटर है
तो ये एक्सपोनेंशियल आई का फॉर्म बनता है, प्लेन वेव फॉर्म बनता है, जिसको आप साइन और कॉस में नोट कर सकते हैं, ऑसिलेटरी फॉर्म वर्ड यूज कर सकते हैं। अब अगर एनर्जी पोटेंशियल से लेस है तो आप चेक करिए, एनर्जी पोटेंशियल से लेस फर्स्ट रीजन में ग्रेटर था पोटेंशियल से, फिर से सेम फॉर्म है। और अगर एनर्जी पोटेंशियल से लेस है जिस रीजन में चेक करना चाह रहे हैं, तो आप चेक करिए ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बने, और लास्ट में आपको कंफर्म हुआ कि डिकेइंग पार्ट है, ये पार्ट डिकेइंग है। तो एक पॉइंट नोट कर सकते थे जनरल यहाँ पे, जो आप रीजन वाइज वेव फंक्शन के फॉर्म को डायरेक्ट नोट कर सकते हैं। फॉर ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, इफ एनर्जी ग्रेटर देन पोटेंशियल, जिस रीजन में चेक करना चाह रहे हैं उस रीजन का रेफरेंस दिया है। इफ एनर्जी ग्रेटर देन पोटेंशियल, देन सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन और फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन in that region is plane wave type, oscillatory, और साइनसॉइडल। ये कोई भी वर्ड हो सकता है वहां पे। और इसी का जनरल फॉर्म जो आपको नोट कराया है बाय डिफाइनिंग के, वो आप इस फॉर्म से कंपेयर करेंगे। इस पार्ट को आप वहां पे नोट कर सकते हैं। कांस्टेंट पोटेंशियल रीजन के लिए, वेरिएबल पार्ट के लिए नहीं। जिस रीजन में आप फॉर्म चेक कर रहे हैं उस रीजन के लिए पोटेंशियल कांस्टेंट होना चाहिए। मगर एनर्जी पोटेंशियल से लेस है उस रीजन के लिए, देन फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन और सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, और देन या ओनली वेव फंक्शन वर्ड यूज कर सकते हैं। वेव फंक्शन इज एक्सपोनेंशियली डिकेइंग। ये जनरल फॉर्म आपको नोट कराया था, फिर आप उसमें कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, सी एक्सपोनेंशियल के एक्स प्लस डी एक्सपोनेंशियल माइनस के एक्स। एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग ये फॉर्म पे आप कंडीशन अप्लाई करेंगे, क्या पार्ट जीरो लेना है क्या नॉन जीरो, तो डायरेक्ट आप नोट कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग दीस टू पॉइंट्स। एनर्जी पोटेंशियल से ग्रेटर है या लेस है। मैं टोटल पार्ट के लिए यहाँ पे तो नोट कराया था टोटल पोटेंशियल के लिए, बट यहाँ पे जो पोटेंशियल वी का नोटेशन है वो रीजन के लिए आपको नोट कराया है कि जिस रीजन की बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर रीजन में पोटेंशियल वी है, उसको आपको यहाँ पे कंपेयर करना है। तो आप ये जो पॉइंट्स है वो आप स्टेप के लिए भी कंपेयर कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे आपको अब कंफर्म रहेगा। इस रीजन में वेव फंक्शन आपको नोट करना है। इस रीजन में एनर्जी लाइन मैंने रिप्रेजेंट कर दिया और पोटेंशियल वैल्यू जीरो है, तो एनर्जी इन ए रीजन बिटवीन जीरो टू ए, एनर्जी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल। तो आप ये डायरेक्ट फॉर्म नोट कर सकते थे, साइनसॉइडल फॉर्म नोट कर सकते थे, ऑसिलेटरी, प्लेन वेव, जो भी पार्ट आपको नोट करना हो। तो पहले के डिफाइन करेंगे फिर आप फॉर्म पे जाएंगे। ये मैं डायरेक्ट पहले नोट कर रहा हूँ, फिर आप सॉल्यूशन को आप मैथमेटिकली चाहे तो कंपेयर कर सकते हैं। जो भी पॉइंट नोट किया, साई इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल आई के एक्स प्लस बी एक्सपोनेंशियल माइनस आई, ये आप डायरेक्ट नोट कर सकते हैं। और ये फॉर्म मोर टाइम यूज हो गया, वो मैथमेटिकली आप चेक कर सकते हैं। अब इसी पार्ट में आप डिवाइडर थ्योरम अप्लाई करिए। इसको आप नोट कर सकते थे cos के एक्स प्लस आई साइन के एक्स। सेकेंड टर्म को cos के एक्स माइनस आई साइन के एक्स। अब cos वाले बोथ पार्ट एक साथ नोट करें, a और b अननोन थे तो a प्लस बी भी अननोन होगा, cos के एक्स। अब साइन के कोएफिशिएंट एक साथ नोट करें, यहाँ पे आई ए और यहाँ पे माइनस आई बी, तो ये आई कॉमन ले लिया, a माइनस बी साइन के एक्स। अब ये फॉर्म को आप a प्लस बी टू अननोन का सम कोई अनदर अननोन ले सकते हैं, a और b जनरली कॉम्प्लेक्स हैं, ये डिफरेंस भी कोई अनदर जनरली कोई कोएफिशिएंट कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट ले सकते हैं। तो a प्लस बी को मैंने c ले लिया, तो c cos के एक्स, और आई a माइनस बी को मैंने d ले लिया, ये भी अननोन है। जब ये नॉन हो जाएंगे तब आपको प्रैक्टिकली कंफर्म होना चाहिए कि a के एक्सपोनेंशियल के साथ क्या कोएफिशिएंट बनेगा और साइन और cos के साथ क्या बनेगा। तो क्यों वहाँ पे हम ऑसिलेटरी और साइनसॉइडल वर्ड यूज कर रहे थे, ये प्लेन वेव फॉर्म था। इसी प्लेन वेव को मैथमेटिकली इस फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो जनरल सॉल्यूशन साइन और cos के टर्म्स में आएगा, इसलिए इसको साइनसॉइडल वर्ड यूज करते हैं। और साइन और cos फॉर्म ऑसिलेटरी होता है, और इसका प्लॉट जब आप देखते हैं तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद फॉर्म रिपीट होता है, इसलिए जस्ट ऑसिलेटरी वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। तो जो वर्ड पहले नोट कराए हैं, प्लेन वेव, सुपरपोजिशन ऑफ प्लेन वेव, साइनसॉइडल, ऑसिलेटरी, उनका रीजन भी आपको पता होना चाहिए। जहाँ पे आपको नोट करना है उसमें आप एनर्जी और पोटेंशियल को कंपेयर करिए। पोटेंशियल दैट रीजन कांस्टेंट पोटेंशियल रीजन होना चाहिए, आप डायरेक्ट नोट कर सकते हैं। तो मैंने पहले तो इस फॉर्म के लिए आपको पहले इंडिशियल इक्वेशंस के रूल्स बना के आपको हिंट किया, और रेफरेंस लेके आपको यहाँ पे नोट कराया। और सम बुक्स में डायरेक्ट जब आप पोटेंशियल स्टेप पढ़ते हैं तो ये फॉर्म बताता है, और जब आप पार्टिंग बॉक्स पढ़ते हैं तो ये फॉर्म डायरेक्ट नोट कर देता है। बट दोनों फॉर्म को आप कंपेयर करें तो जब तक ए और बी अननोन है, वन अदर में आप नोट कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों फॉर्म करेक्ट हैं। और जब ये नोन हो जाएंगे तो उस पर्टिकुलर कांस्टेंट के साथ कोई पर्टिकुलर फॉर्म का आपको आइडिया मिलेगा। तो जनरल सॉल्यूशन आपको पता चल गया। अब यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस आप अप्लाई करें। बाउंड्रीज यहाँ पे 2 बाउंड्रीज हैं, तो टोटल स्पेस को आप 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते थे। एक x लेस देन 0 के लिए, एक x ग्रेटर देन a के लिए, और एक x लाइज बिटवीन 0 टू a के लिए। अब ओनली दोज
वेव फंक्शन फॉर्म अलाउड होंगे जो x इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू a पे भी कंटिन्यूस होंगे। होल स्पेस में कंटिन्यूस होना चाहिए वेव फंक्शन। और कंटिन्यूटी कैरेक्टर क्या कहता है कि इसके इनसाइड का वेव फंक्शन, इनसाइड द पोटेंशियल वेल जो वेव फंक्शन फॉर्म आपको फाइंड होगा, वो वेव फंक्शन इस x लेस देन 0 की साइड वाले वेव फंक्शन फॉर्म से बाउंड्री पे मैच करना चाहिए, जो आपको पोटेंशियल स्टेप में बाउंड्री कंडीशन डिस्कस किया था कि कोई न्यू कंडीशन नहीं है, वो कंटिन्यूटी कंडीशन से ही फाइंड होता है। तो सिमिलर मीनिंग यहाँ पे भी है। अब x लेस देन 0 का जो वेव फंक्शन है वो 0 है, तो इनसाइड द पोटेंशियल वेल वही वेव फंक्शन करेक्ट होंगे, अलाउड होंगे जो बाउंड्री पे 0 होगा। और बुक में बाउंड्री कंडीशन आप डायरेक्ट पढ़ते होंगे, डायरेक्ट नोट किया होगा कि साई मस्ट बी 0, जो नोटेशन आपको यहाँ पे साई सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन भी नोट किया है, एट x इक्वल टू 0 मस्ट बी 0, या यही फॉर्म को आपने लाइक दिस नोट किया होगा, इस x इक्वल टू 0 ये पार्ट। इस बाउंड्री पे भी सेम मीनिंग है, बाउंड्री के राइट का वेव फंक्शन 0 है, तो कंटिन्यूटी कैरेक्टर से इनसाइड द वेव फंक्शन बाउंड्री के राइट के वेव फंक्शन से बाउंड्री पे मैच करना चाहिए। और बाउंड्री के राइट का वेव फंक्शन 0 है, इसलिए एट दीज टू बाउंड्रीज x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a वेव फंक्शन 0 होना चाहिए। इस बाउंड्री पे अब पोटेंशियल इनफाइनाइट है, और जब पोटेंशियल इनफाइनाइट होगा तो आपको दैट टाइम पे ये हिंट किया था कि डेरिवेटिव कंटीन्यूअस होगा, इसलिए डेरिवेटिव वाली कंडीशन यहाँ पे अभी यूज नहीं करना है। पोटेंशियल स्टेप में डेरिवेटिव भी कंटीन्यूअस थे, तो डेरिवेटिव के लिए भी अच्छा कंडीशन आपको मिल गया था, बट यहाँ पे आपको डेरिवेटिव कंटीन्यूअस नहीं है, तो अगर रिक्वायर्ड होगा तब देखा जाएगा, बट अभी आपको ये कंफर्म है ये बात कि बाउंड्री पे टू बाउंड्रीज हैं, दीज बाउंड्री पे वेव फंक्शन 0 होना चाहिए। और जैसे ही आप ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, फर्स्ट कंडीशन एट x इक्वल टू 0 साई मस्ट बी 0, जनरल फॉर्म में यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, साई मस्ट बी 0 एट x इक्वल टू 0, c cos 0 प्लस d sin 0 इज इक्वल टू 0, sin 0 0 और cos 0 1, ये वैल्यूज यहाँ पे प्लेस करेंगे तो आपको ये कंफर्म हो गया इस कंडीशन से कि c श्योरली 0 होना चाहिए। जब जनरल सॉल्यूशन आप नोट करते हैं तो वहाँ पे सम फॉर्म, जो जनरल सॉल्यूशन में डिफरेंट पार्ट है, वहाँ पे कोई पार्ट मॉडिफाई हो सकता है, कोई पार्ट 0 हो सकता है, उसके 0 होने के डिफरेंट रीजंस हैं। स्टेप में कोई ऑरिजिन बताया, यहाँ पे कोई और पार्ट आपको हिंट हो गया, कैसे वो 0 बना वो आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब ये c को जनरल सॉल्यूशन में जैसे ही आप इंक्लूड करेंगे तो cos वाला कंडीशन एक्सक्लूड हो जाएगा। मैथमेटिकली आपको ये c को 0 किया तो ये कंडीशन एक्सक्लूड हो गया। रीजन भी अभी कंसेप्चुअली भी आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्म प्रेजेंट रहेगा, फर्स्ट कंडीशन से cos कंडीशन एक्सक्लूड हो जाना चाहिए। पहले तो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन वाला पार्ट बता रहे थे, फिर आपको फाइनाइट वाली कंडीशन से बताया कि कोई कंडीशन क्यों 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे आप चेक करिए, साइन और कॉस दोनों ही फाइनाइट थे, बट x इक्वल टू 0 पे cos कंडीशन 0 नहीं हो सकता। जब 0 नहीं होगा तो बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। c cos kx कंडीशन, जब क्योंकि cos फंक्शन इस बाउंड्री पे 0 नहीं बनेगा, और जब 0 नहीं बनेगा तो हमें तो वही फंक्शन चाहिए जो बाउंड्री पे 0 हो। साइन फंक्शन x इक्वल टू 0 पे 0 बनेगा, इसलिए दीज टू फॉर्म से cos एलिमिनेट हो गया, ओनली साइन बढ़ गया। तो मैथमेटिकली और कंसेप्चुअली कैसे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अब इस कंडीशन, इस फॉर्म में आप सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे, x इक्वल टू a पे वेव फंक्शन 0 है, d sin k, x को a प्लेस किया तो k इज इक्वल टू 0। मैथमेटिकली इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए टू डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, आइदर d0 और sin टर्म 0। बट जैसे ही आप अगर d को 0 ले लेंगे तो आप चेक करें c श्योरली 0 था, और d भी 0 होने से पार्टिकल आपने इनसाइड द वेल एज्यूम किया है, यहाँ पे आपने एज्यूम किया, और अगर आप d को भी 0 ले लेंगे तो क्वांटम मैकेनिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इनसाइड द वेल बिटवीन 0 to a एज वेल एज आउटसाइड द वेल फॉर ऑल पोजीशन विल बी 0, दैट इज मीनिंगलेस। जब आप पार्टिकल को इनसाइड द वेल एज्यूम करके चल रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल की किसी पर्टिकुलर वैल्यूज पे पोलरिटी 0 बन जाए, बट ऑल पॉइंट्स पे, ऑल पोजीशन पे 0 थोड़ी होगी पोलरिटी। अगर ऑल पोजीशन पे -∞ टू +∞ पोलरिटी 0 हो जाएगा तो पार्टिकल तो किसी पोजीशन पे प्रेजेंट ही नहीं होगा। पार्टिकल मोशन कर रहा था और पार्टिकल अगर रेस्ट पे भी होता तब भी तो कम से कम एक पोजीशन पे जरूर पार्टिकल की पोलरिटी नॉन 0 होनी चाहिए। तो अगर ऑल पोजीशंस पे पोलरिटी 0 हो जाएगी तो अलाउड नहीं है, क्वांटम मैकेनिकली वो अलाउड नहीं है, वो मीनिंगलेस है। क्योंकि जहां आप एज्यूम करके चल रहे हैं अगर पार्टिकल रेस्ट पे भी होता तो उस पोजीशन पे तो जरूर पार्टिकल ऑब्जर्व होना चाहिए। अगर पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उनके अलावा भी कुछ पॉइंट्स पे पोलरिटी नॉन 0 हो सकती है। मीनिंग यहाँ पे रीजन आपको कंफर्म होना चाहिए कि ऑल पोजीशन पे पोलरिटी 0 नहीं होनी चाहिए, कुछ लिमिटेड पॉइंट पे 0 हो सकती है। अब जैसे ही आप ये कंसेप्ट इंक्लूड करेंगे तो d की वैल्यू आपको कंफर्म होगा कि d 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर d को 0 ले लेंगे तो ऑल पोजीशन पे पोलरिटी 0 बन जाएगी, जो अलाउड नहीं है। तो मैथमेटिकली तो d 0 हो सकता था, बट क्वांटम मैकेनिकली पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए, वेव फंक्शन से स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये d 0 नहीं होना चाहिए। जब d 0 नहीं होगा तो एक ही पॉसिबिलिटी है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने की कि साइन के a मस्ट बी 0। और जैसे ही साइन के आप 0 लेंगे तो 0 किन एंगल के लिए साइन 0 बनेगा वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। साइन इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई 0 होता है। अब इस एंगल में आप वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं, किन एंगल के लिए साइन वैल्यू 0 बनेगी। के ए की वैल्यू आपको यहाँ पे कंफर्म हो गई कि एन पाई के लिए 0 है। अब के वैल्यू आपको कंफर्म हो गया, एन पाई बाई के बनेगा। जैसे ही आपने बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की तो जो फॉर्म थी वो फॉर्म मॉडिफाई होके आपको वेव फंक्शन के अलाउड फॉर्म में d sin
के की फॉर्म प्लेस करेंगे n बाई x बाई a, ये फॉर्म अलाउड होगा। अब इस पार्ट पे जाइए, n की वैल्यूज, सम वैल्यूज तो यहाँ से कंफर्म हो रहा था, मैथमेटिकली साइन 0 0 होता है, तो अभी n की वैल्यू 0 यहाँ से अलाउड था इस पार्ट से, बट जैसे ही यहाँ पे आप प्लेस करेंगे और n इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आपने प्लेस किया तो x की वैल्यू चाहे 0 लें, x की वैल्यू चाहे नेगेटिव लें, x की वैल्यू चाहे a से हायर लें, x की वैल्यू चाहे 0 टू a कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू एज्यूम करें, ये साई श्योरली 0 बनेगा n 0 के लिए। साई विल बी 0 और साई मॉड स्क्वायर विल बी 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, दैट इज नॉट अलाउड। सम पोजीशन पे साई और साई मॉड स्क्वायर 0 हो सकता है, ऑल वैल्यूज पे नहीं 0 होगा, और जो जिस वेव फंक्शन में ऑल वैल्यूज ऑफ x के लिए वेव फंक्शन फॉर्म 0 बनेगा वो अलाउड नहीं होगा। तो अगर आप ये कंडीशन n इक्वल टू 0 अगर इंक्लूड कर ले रहे हैं तो ये अलाउड नहीं है, और जब अलाउड नहीं है तो इस पार्ट में जो k n पाई बाई a ले रहे थे, n की वैल्यू 0 नहीं होगा, उसके आगे वैल्यूज होंगी पाई 2 पाई 3 पाई इस एंगल पार्ट के लिए, ये वैल्यू अलाउड हो सकती है, तो अलाउड होंगी तो n वैल्यू 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, ये n पे वैल्यूज यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन हो गया। और जैसे ही n को रेस्ट्रिक्ट किया, k की वैल्यू का आपको रेस्ट्रिक्शन पता चल गया, जो पहले लास्ट लेक्चर में जो जनरलाइज केस जनरलाइज फॉर्म पोटेंशियल के लिए डिस्कस किया था, वहाँ पे कुछ पॉइंट मैं आपको हिंट करा था, अगर वो दैट टाइम पे क्लियर नहीं हुए थे तो आप यहाँ पे कंपेयर करते चले आइए कि कैसे रेस्ट्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। ए की वैल्यू पाई बाई ए हो सकती है ए के टर्म्स में, नेक्स्ट वैल्यू जब n को 2 किया तो 2 पाई बाई ए अलाउड है, पाई बाई ए और 2 पाई बाई ए के मिडिल की जो वैल्यूज हैं वो अलाउड नहीं है, पाई बाई 2a कभी अलाउड नहीं है, पाई बाई 4a अलाउड नहीं है इस पार्ट के लिए, तो k पे रेस्ट्रिक्शन आ गया। और जब k की रेस्ट्रिक्टेड वैल्यूज होंगी तो मोमेंटम भी रेस्ट्रिक्टेड हो गया, मोमेंटम रेस्ट्रिक्टेड हुआ, k से एनर्जी रिलेटेड था, यहाँ पे आपको इन टर्म्स ऑफ k एनर्जी बताया हुआ है, तो एनर्जी की वैल्यू भी रेस्ट्रिक्टेड हो गई। E is defined as h square k square by twice m, जब k पे रेस्ट्रिक्शन नहीं था तो ये वैल्यू कंटीन्यूअस था, बट जैसे ही k पे रेस्ट्रिक्शन अप्लाई हुआ ये फॉर्म यहाँ पे प्लेस किया n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस m a स्क्वायर, तो ये एनर्जी का एक्सप्रेशन पता चल गया आपको। अब यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू, क्योंकि n पे रेस्ट्रिक्शन है 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट विद डिफरेंस ऑफ यूनिटी, तो एनर्जी की ऑल वैल्यूज अलाउड नहीं है, सम लिमिटेड वैल्यूज अलाउड है, तो k पे रेस्ट्रिक्शन आया, मोमेंटम पे रेस्ट्रिक्शन आया, एनर्जी पे रेस्ट्रिक्शन आया, तो कैसे एनर्जी डिस्क्रीट है, कैसे कंप्लीटली फ्री पार्टिकल में ये बोथ फॉर्म एनर्जी आइगन फंक्शन थे, h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर, एनर्जी का फॉर्म इस एक्सप्रेशन से जो फाइंड किया था वो एनर्जी डबली डिजनरेट था। अब यहाँ पे ये फंक्शन और ये फंक्शन सेपरेटली एनर्जी आइगन फंक्शन है, बट दीज बाउंड्रीज के इफेक्ट की वजह से यहाँ पे कोई एक ही फॉर्म अलाउड हुआ, तो कैसे डबली डिजनरेट केस कंप्लीटली फ्री पार्टिकल से जब उस पार्टिकल पे सम कंडीशन इंपोज की वो नॉन डिजनरेट में कन्वर्ट हो गया। अब एक कंप्लीटली फ्री पार्टिकल में जो पॉइंट्स नोट कराए हैं उनसे आप कंपेयर करते जाइए, वहाँ पे नोट कराया था एनर्जी स्पेक्ट्रम कंटीन्यूअस है, बट यहाँ पे बाउंड केस के लिए आपको जनरल फॉर्म में भी बताया और यहाँ पे भी कंफर्म हो रहा है कि एनर्जी डिस्क्रीट है, कैसे डिस्क्रीट है, क्या फॉर्म है, क्या वैल्यूज है, वो आपको यहाँ से कंफर्म होगा। बट ये जो एनर्जी है वहाँ पे सिर्फ चेक करिए यही फॉर्म अलाउड है इस एनर्जी का आइगन फंक्शन पे, कॉस फॉर्म अलाउड नहीं है, जब ये सिंगल फॉर्म अलाउड है तो ये नॉन डिजनरेट केस है। तो एनर्जी फॉर्म क्या है, वेव फंक्शन फॉर्म क्या है, वो आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया है। मोमेंटम की मैग्नीट्यूड को आप यहाँ पे चेक करें तो h क्रॉस k मोमेंटम बताया था, यहाँ पे h क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे k वैल्यूज में तो मोमेंटम की वैल्यूज भी आपको रेस्ट्रिक्ट हो गई, पाई h क्रॉस बाई a, ये मैग्नीट्यूड पार्ट के लिए है, 2 पाई h क्रॉस बाई a, 3 पाई h क्रॉस बाई a, मोमेंटम की वैल्यू डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, रेस्ट्रिक्टेड वैल्यूज हैं। अगर यहाँ पे मोमेंटम के डायरेक्शन को आप चेक करें तो आपको 2 पॉसिबिलिटीज बताई थी यहाँ पे, इस प्लस डायरेक्शन के लिए, पॉजिटिव x डायरेक्शन के लिए मोमेंटम प्लस बनेगा और इस नेगेटिव डायरेक्शन मोशन के लिए मोमेंटम नेगेटिव बनेगा। तो मैग्नीट्यूड पार्ट तो आपको पाई h क्रॉस बाई a, 2 पाई h क्रॉस बाई a, 3 पाई h क्रॉस बाई a लाइक दिस फॉर्म में बता दिए, बट यहाँ पे डायरेक्शन भी इंक्लूड करेंगे तो प्लस माइनस वैल्यूज बनेगी, पाई h क्रॉस बाई a प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। वेवलेंथ h बाई मैग्नीट्यूड ऑफ p से फाइंड कर लें या 2 पाई बाई k से फाइंड कर लें, यहाँ से वेवलेंथ आपको पता चल जाएगा, इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे यूज करिए वेवलेंथ के लिए 2 पाई बाई k। मैंने k का फॉर्म यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, ये पाई कैंसिल आउट हो गया तो आपको एक्सप्रेशन बनेगा 2a बाई n, n की वैल्यूज जैसे यहाँ पे प्लेस करते जाएंगे, इस एक्सप्रेशन से भी आप n की वैल्यू चेक कर सकते थे कि 0 नहीं है, क्योंकि किसी भी मेटेरियल पार्टिकल के लिए वेवलेंथ इनफाइनाइट अगर आएगा तो क्वांटम मैकेनिकली अलाउड नहीं, n को अगर 0 कर देंगे तो वेवलेंथ इनफाइनाइट बन जाएगा, फाइनाइट वेवलेंथ अलाउड है, तो n वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक विद डिफरेंस ऑफ यूनिटी कोई भी वैल्यू अलाउड हो सकती है। तो जो पहले लैम्डा की कोई भी वैल्यू वेवलेंथ को कोई भी फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा था, अब ये फॉर्म वाले फंक्शन ही बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करें, इसके अलावा अगर कोई और वेवलेंथ लेंगे इस एक्सप्रेशन के अलावा तो वो वेवलेंथ बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो यहाँ पे ऑल टर्म्स को आप चेक करिए, ये k के फॉर्म को चेक करिए, एनर्जी के फॉर्म को, मोमेंटम को, वेवलेंथ को, ये ऑल टर्म्स में n आ रहा है और n की लिमिटेड वैल्यूज है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। तो
ए के लिए, मोमेंटम के लिए, एनर्जी के लिए आपको वैल्यूज में सफिक्स में एन नोटेशन यूज कर लीजिए कि वो एन की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए फॉर्म है, उस एक्सप्रेशन में दैट पर्टिकुलर वैल्यू प्लेस करेंगे तो आपको एनर्जी का कंडीशन पता चलेगा। लैम्डा एन फॉर nth स्टेट एनर्जी आइगन वैल्यू एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ट्वाइस ए बाई एन। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम प्लस माइनस एन पाई एच क्रॉस, सॉरी एन पाई एच क्रॉस बाई ए, मैग्नीट्यूड पार्ट। बाकी अगर मोमेंटम के डायरेक्शन भी इंक्लूड करेंगे तो एन पाई एच क्रॉस बाई ए प्लस माइनस वैल्यूज हो सकती है। ए की वैल्यूज ये भी एन टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग है, एन पाई बाई ए मैग्नीट्यूड पे कर जाएंगे। एन वैल्यूज दीज पार्ट के कॉरस्पॉन्डिंग 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। और जो वेव फंक्शन फॉर्म आपको नोट कराया है वो वेव फंक्शन पार्ट पे जाइए। इनसाइड द वेल थोड़ा इक्वेशन आपने सॉल्व किया तो इनसाइड द वेल के लिए साइन फॉर्म मिलेगा और आउटसाइड द वेल पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है तो वेव फंक्शन 0 है। एक्स लाइज बिटवीन 0 टू ए के लिए आपने सॉल्यूशन फाइंड किया, आउटसाइड द वेल पुटिंग वेव फंक्शन 0 है और वेव फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए। बाउंड्री पे आपने कंटिन्यूटी कैरेक्टर यूज किया है, बाउंड्री पे वेव फंक्शन 0 है, वेव फंक्शन वैल्यू, तो आप इक्वलिटी साइन भी यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। अब इस वेव फंक्शन फॉर्म को आप यूज करके नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करके इस डी की फॉर्म को फाइंड कर सकते हैं। डी का क्या वैल्यू होगा वो फाइंड कर सकते हैं। फॉर ए पर्टिकुलर एन साई स्टार साई dx इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्पेस मस्ट बी यूनिटी। और ये आपको जब नॉर्मलाइजेशन कंडीशन डिस्कस किया था तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना बताया, डी मॉड स्क्वायर। हाँ जी, एक ही पेज होगा। अब यहाँ पे आप चेक करें माइनस इन्फिनिटी टू 0 वेव फंक्शन 0 है, 0 टू इन्फिनिटी 0 टू ए ये फॉर्म है और a टू इन्फिनिटी फिर से 0 है। तो जहाँ पे नॉन जीरो कंडीशन है वेव फंक्शन में डेफिनेट इंटीग्रल के लिए वही टर्म कंट्रीब्यूट करेगा, बाकी टर्म एक्सक्लूड हो जाएगा। और मॉड स्क्वायर क्योंकि साइन ये कोफिशिएंट जनरली कॉम्प्लेक्स हो सकता है बट साइन पार्ट रियल है तो साइन मॉड स्क्वायर सिंपल स्क्वायर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये इंटीग्रल को सॉल्व करके आप नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। रूट 2 बाई ए आएगा। फर्स्ट टर्म का इंटीग्रल करेंगे तो x बनेगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट प्लेस किया तो a माइनस 0 और सेकेंड टर्म का इंटीग्रल करेंगे साइन 2n पाई x बाई ए डिवाइडेड बाई 2n पाई बाई ए, अपर और लोअर लिमिट प्लेस करेंगे तो अपर लिमिट पे x को आपने प्लेस किया a तो ये रिजल्ट बना 2n पाई और sin 2n पाई 0 होता है, लोअर लिमिट पे sin 0 भी 0 होता है। तो सेकंड ये जो इंटीग्रल टर्म है उससे जो रिजल्ट बनेगा वो 0 बन जाएगा। तो d मॉड स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू 1। ऑल नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ऑल डी वैल्यू अलाउड होंगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें 2 बाई ए। बट बुक में फिर से आपको मैं इन कर रहा हूँ मोस्टली पॉजिटिव और रियल चॉइस ले लेता है तो आपने पार्टिकल बॉक्स में इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के लिए वन डायमेंशन के लिए ये कोएफिशिएंट रूट 2 बाई ए पढ़ा होगा बट माइनस रूट 2 बाई ए भी अलाउड है, वो ऑल टर्म अलाउड है जो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। तो रूट 2 बाई ए। अब यहाँ पे आप nth स्टेट वेव फंक्शन के लिए नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का फॉर्म क्या आएगा वो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। स्क्वायर रूट 2 बाई ए साइन n पाई x बाई ए इनसाइड द वेल अदरवाइज ये आपको नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन फॉर्म फाइंड होगा। हमें ये साई नोन हो गया, इसके रिगार्डिंग आपको ये एनर्जी वेवलेंथ फॉर्म ये ऑल टर्म्स का आइडिया होना चाहिए। अब आप जो पोस्टुलेट्स ऑपरेटर के टाइम पे पॉइंट बताएं ये दैट पार्ट को आप फिर से यूज करते जाएं। अगर यहाँ पे n की टू डिफरेंट वैल्यूज आपको यूज करनी हो, इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्पेस आपको फाइंड करना है साई n स्टार साई m, n और m की डिफरेंट वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग आप ये चेक करें। तो जब इंडिसेस सेम होंगे तो भी आपको हिंट किया कि 1 आएगा और जब इंडिसेस डिफरेंट होंगे तो ये आपको 0 बनेगा। तो ये ऑर्थो नॉर्मलिटी कंडीशन फुलफिल करेंगे जिसको आप क्रोनिकल डेल्टा में नोट कर सकते हैं। ये रिजल्ट को क्रोनिकल डेल्टा nm चेक कर सकते हैं। मैंने नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आपको हिंट कर दिया, अभी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को यूज करके ये डी की वैल्यू फाइंड किया है तो इंटीग्रल सेम के लिए चेक करेंगे तो 1 आ जाएगा। एक बार डिफरेंट के लिए जरूर चेक कर लीजिए, ये कंडीशन को जरूर चेक कर लीजिए एक बार कि 0 आता है कि नहीं आता है। फिर कंसेप्चुअल अप्रोच से आपको यही करेंगे। मैथमेटिकली पहले इंटीग्रल फाइंड कर लीजिए, n की टू डिफरेंट वैल्यूज को कंसीडर करिए और चेक करिए साई n स्टार साई m 0 आता है कि नहीं आता है।
कंफर्म हुआ? यस सर। अब कंसेप्चुअल अप्रोच को अगर आप यहाँ पे चेक करें तो आपको ये मैंने हिंट किया था, आइगन फंक्शन ऑफ ए हर्मिशियन ऑपरेटर कॉरेस्पॉन्डिंग टू टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल। ये आपको प्रूफ कराया हुआ है। तो आप चेक करिए, जब n और m डिफरेंट होंगे तो आइगन वैल्यूज डिफरेंट बनेंगी, और डिफरेंट आइगन वैल्यूज यहाँ पे एनर्जी आइगन वैल्यूज हैं, और एनर्जी आइगन वैल्यू पोटेंशियल आपने रियल एज्यूम किया तो हैमिल्टोनियन एनर्जी ऑपरेटर हर्मिशियन बनेगा। तो हर्मिशियन ऑपरेटर के आइगन फंक्शंस डिफरेंट आइगन वैल्यूज के लिए ऑर्थोगोनलिटी शो करते हैं। तो ये मैथमेटिकली आपको जो मैंने जीरो कंफर्म करने के लिए बोला, वो कंसेप्चुअली भी आपको पता होना चाहिए था कि जीरो आएगा। जैसे ही n और m डिफरेंट लेंगे आइगन वैल्यूज डिफरेंट हो जाएंगी, एनर्जी आइगन वैल्यूज डिफरेंट है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शंस होंगे वो ऑर्थोगोनल होंगे। तो ये कंडीशन ऑटोमेटिकली आपको एनर्जी आइगन फंक्शन के लिए यूज होता जाएगा, फुल इंक्लूड होता जाएगा ये पार्ट जो आपने यहाँ पे हिंट किया है। अब जो एक्सप्रेशंस मैंने यहाँ पे हिंट किए हैं ये पार्ट, इनमें आप मैक्सिमम वेवलेंथ आप फाइंड कर सकते हैं। मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब n मिनिमम होगा तब ये मैक्सिमम बनेगा। तो लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू 2a, और ये बनेगा n इक्वल टू 1 के लिए ग्राउंड स्टेट के लिए। अगर आप n को 1 कर रहे हैं तो आप एनर्जी वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस m a स्क्वायर, एंड दिस इज नॉन जीरो। दिस इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी। मिनिमम एनर्जी है ये पार्टिकल इन बॉक्स के लिए, तो इस एनर्जी को आप वर्ड यूज करेंगे ग्राउंड स्टेट एनर्जी। n इक्वल्स 1 के लिए ग्राउंड स्टेट होगा। n को जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाएंगे एनर्जी इंक्रीज होता चला जाएगा, n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल एनर्जी। ये पार्ट आप कंपेयर कर सकते हैं। इसी में सम टाइम आप कंपेयर करेंगे तो ये हम h स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर लेता है कई बार, n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 8 ma स्क्वायर, जिस फॉर्म में पूछा जाएगा उसमें आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ h क्रॉस है, यहाँ पे h है, n की वैल्यूज पे क्या कंडीशन है वो आपको यहाँ पे करना होगा। इसका भी रीजन आपको पता होना चाहिए कि नॉन जीरो क्यों आ रहा है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज नॉन जीरो। अब ये एनर्जी को आप चेक करिए, दिस एनर्जी फॉर पोटेंशियल जीरो, दिस इज ओनली काइनेटिक एनर्जी। अगर ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी जीरो होता, इफ लोएस्ट एनर्जी और ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज जीरो, पार्टिंग बॉक्स के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी जीरो है तो ये काइनेटिक एनर्जी वैल्यू जीरो को कंफर्म करें। काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी से मैच करता है तो ये जीरो है। काइनेटिक एनर्जी को नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए आप p स्क्वायर बाई ट्वाइस हम यूज करते हैं, और मिनिमम पार्ट के लिए p को अगर आप ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेल्टा p एज्यूम कर लें तो यहाँ से आपको आइडिया मिला कि डेल्टा p जीरो है। और डेल्टा p जीरो का मीनिंग क्या है, बाय यूजिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट डेल्टा से इनफाइनाइट बनेगा, जो मीनिंगलेस है। आपने पार्टिकल एज्यूम किया इनसाइड द वेल, यहाँ पे एज्यूम किया, और पार्टिकल इसके आउटसाइड में नहीं गया, इधर नहीं गया, तो पार्टिकल की पोजीशन आपको लेस देन जीरो कभी ऑब्जर्व नहीं होगा और ए के राइट में कभी ऑब्जर्व नहीं होगा। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकता, और जब इनफाइनाइट नहीं हो सकता तो ये लोएस्ट एनर्जी जीरो अलाउड नहीं था। अगर जीरो होता तो क्या प्रॉब्लम राइज हुआ वो आपको यहाँ पे हिंट कर दिया। बट यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इवन वैल्यू नॉन जीरो होने का मीनिंग क्या है कि काइनेटिक एनर्जी फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेट ये नॉन जीरो बनेगा, और नॉन जीरो होने के लिए इस ग्राउंड स्टेट के लिए जो डेल्टा पी की वैल्यू है वो नॉन जीरो बनेगी, और जब डेल्टा पी नॉन जीरो बनेगी तो डेल्टा एक्स इनफाइनाइट नहीं आएगा, और जब इनफाइनाइट नहीं होगा तो ये करेक्ट है। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल विल बी नॉन जीरो ड्यू टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। किसी भी बाउंड पार्टिकल के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्वांटम मैकेनिकली नॉन जीरो बनेगी। तो ये स्टेटमेंट भी आपको कंफर्म होना चाहिए, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर ए पार्टिकल और क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल इनसाइड वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल will be non-zero due to Heisenberg uncertainty principle। ये जो एक्सपेंशन मैंने किया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को रेफरेंस लेकर किया है, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कभी यूज होता है जब वेव नेचर आता है। तो ड्यू टू वेव नेचर और ड्यूअल नेचर ऑफ द पार्टिकल ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल इनसाइड वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल विल बी नॉन-जीरो। जीरो नहीं होगा, जीरो हो जाएगा तो क्वांटम मैकेनिकल एक्सपेंशन रॉन्ग हो जाएगा। और फिर से वेव फंक्शन पार्ट अगर आपको पता है तो कोई भी इंफॉर्मेशन आप फाइंड कर सकते हैं। तो nth स्टेट नॉर्मलाइज वेव फंक्शन फॉर्म आपको डिस्कस किया हुआ है, इसी में आप स्क्वायर रूट टू ए साइन फॉर्म को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पार्ट को अगर आप कंपेयर करें रूट टू बाई ए एक्सपोनेंशियल आई एन पाई एक्स बाई ए माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आई एन पाई एक्स बाई ए बाई टू आई, तो ये पार्ट को आप मोमेंटम आइगन फंक्शन में एक्सपेंड कर सकते हैं। ये एनर्जी आइगन फंक्शन था, एनर्जी के लिए आपने सॉल्यूशन फाइंड किया श्रोडिंगर इक्वेशन का। ये हाँ जी, ये इनफाइनाइट की जगह जीरो आएगा ना? हाँ जी जीरो आएगा, ये जीरो।
जस्ट आपको यही कर रहा था मैं कि मोमेंटम डिफरेंट वे में आप फिर से ऑब्जर्व कर सकते थे। आप अगर जिस ऑपरेटर को मेजर कर रहे हैं, जिस स्टेट में मेजर कर रहे हैं, उसका वेव फंक्शन मेजरिंग ऑपरेटर का आइगन फंक्शन है, तो ऐसे मेजरमेंट हो जाएगा, यहाँ से एनर्जी इजीली में आपको ऐसा मेजर हो जाएगा। बट अगर इस स्टेट में आपको मोमेंटम मेजर करना है तो ये मोमेंटम का आइगन फंक्शन है। तो पोस्टुलेट में आपको यही हिंट किया है कि जब आप कोई मेजरमेंट करेंगे तो मेजरमेंट में जो रिजल्ट आते हैं वो आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग आते हैं। बट मेजरमेंट तो तभी पॉसिबल होगा जब मेजरिंग ऑपरेटर के आइगन फंक्शन में ये स्टेट को आप एक्सपेंड करें। तो ये एक्सपेंशन मेजरिंग ऑपरेटर के आइगन फंक्शन में मैंने नोट कर दिया। मोमेंटम मेजरमेंट करेंगे तो इस फॉर्म से आप चेक कर सकते हैं। और आपको इजीली आप यहाँ पे चेक करें, ये प्लेन वेव, फर्स्ट प्लेन वेव से मोमेंटम की वैल्यू आपको प्लस कंफर्म होगा n पाई बाई a h क्रॉस। i x का कोएफिशिएंट के वैल्यू है और h क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मोमेंटम है। और सेकंड प्लेन वेव से आपको कंफर्म होगा माइनस n पाई h क्रॉस बाई a। टू वैल्यूज बनेगी मोमेंटम की n की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, वो आपको यहाँ पे नोट कराएगा, प्लस माइनस n पाई h क्रॉस बाई a। तो जो भी आपको रिजल्ट मेजर करना होगा, अब ये नॉर्मलाइज्ड स्टेट का रेफरेंस लेंगे, ऐसे वो मेजरिंग ऑपरेटर का आइगन फंक्शन हो सकता है। जब आइगन फंक्शन नहीं होगा तो उस ऑपरेटर के नॉन आइगन फंक्शन में इसको रिलेट करेंगे और आप मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये मोमेंटम आइगन फंक्शन में एक्सपेंड करके आपको हिंट किया है, लाइक दिस आप उसका एक्सपेंशन कर सकते थे। ये पार्ट x0 टू a के लिए और अदरवाइज ये। अब आप चेक करें, जब पार्टिकल आप इस रेंज में मेजर कराएं तो मोमेंटम की वैल्यू चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, नॉन जीरो है, बट आउटसाइड एंड एट द बाउंड्री ये जीरो हो रहा है। मोमेंटम डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं, सभी को आइडिया होना चाहिए। क्यों हमने डेरिवेटिव की कंडीशन को यहाँ पे कंटिन्यूटी कैरेक्टर के लिए क्यों यूज नहीं किया? जब पार्टिकल यहाँ पे इधर जा रहा है तो इसका मोमेंटम प्लस था, उस बाउंड्री पे जैसे ही इंटरेक्ट हुआ एट वंस वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करेगा इस डायरेक्शन में, मोमेंटम प्लस से माइनस हो रहा है। इस बाउंड्री पे और इस बाउंड्री पे मोमेंटम में डिसकंटिन्यूअस चेंज है, कंटिन्यूअसली चेंज नहीं हुआ। प्लस से माइनस होगा, माइनस से प्लस होगा, अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको यहाँ पे नॉन जीरो मिलेगा। तो इसलिए मोमेंटम जो आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से फाइंड करते हैं वो डिसकंटिन्यूअस है। जब डिसकंटिन्यूअस है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे अगर अप्लाई कर लेते हैं कि डी साई बाई डी एक्स इज फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन, ये टर्म ये सेटिस्फाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम डिसकंटिन्यूअस है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी डिसकंटिन्यूअस होने उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। इन्फॉर्मेशन फाइंड करने के लिए कंडीशन सफिशिएंट है। आपको ये पार्ट आप यहाँ पे हो गया, कैसे आपको फाइंड करना है। इसी में आपको सक्सेसिव एनर्जी लेवल डिफरेंस अगर आप चेक करें तो एन की सक्सेसिव वैल्यू के लिए जब आप डिफरेंस फाइंड करेंगे तो एनर्जी एक्सप्रेशन n+1 स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस m a स्क्वायर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस m a स्क्वायर। यहाँ पे ये x स्क्वायर टर्म ओपन करें तो n स्क्वायर टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस टर्म चेंज टू 2n+1 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस m a स्क्वायर। ये आपको सक्सेसिव एनर्जी लेवल डिफरेंस बनेगा। अब आप यहाँ पे n की वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग कंपेरिजन कर सकते हैं। n को आपने यहाँ पे 1 किया तो ये 3 टाइम्स बनेगा, 3 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस m a स्क्वायर। फिर n को आपने 2 किया तो ये 5 टाइम्स बनेगा, 5 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस m a स्क्वायर। तो लाइक दिस आप यहाँ पे डिफरेंस को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे जैसे n को आप इंक्रीज करते जाएंगे सक्सेसिव एनर्जी लेवल डिफरेंस इंक्रीज होता चला जाएगा। ये इनसाइड द पोटेंशियल वेल समटाइम आपको एनर्जी लेवल और उनके कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन प्लॉट वोल्टेज डेंसिटी प्लॉट पे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। n = 1 के लिए आप कंपेयर करें, ये एनर्जी जीरो जो एक्स एक्सिस है वो एनर्जी जीरो वाली लाइन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो एनर्जी की लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो लेवल है वो जीरो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब n = 1 के लिए आप ये एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट करेंगे तो ये नॉन जीरो एनर्जी था, पॉजिटिव एनर्जी था, जो आपको यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में हिंट किया हुआ है। ये पार्ट है एनर्जी एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे एनर्जी स्टेट के लिए। यहाँ पे n की पर्टिकुलर वैल्यू प्लेस करते जाएंगे तो ये n = 1 के लिए एनर्जी लाइन है। तो ये अमाउंट पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस m a स्क्वायर है। जैसे ही आप n को 2 करेंगे तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए इस एक्सप्रेशन में प्लेस करें। n को आपने 2 किया तो ये 4 टाइम्स बन गया, पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस m a स्क्वायर का 4 टाइम्स बन गया। n को 2 करेंगे तो जब इस लेवल से रिप्रेजेंट मेजर करेंगे तो ये 4 टाइम्स ऑफ दिस अमाउंट होना चाहिए। बट जब n = 1 के रेफरेंस में मेजर करेंगे तो ये 3 टाइम्स होना चाहिए, जो आपको फर्स्ट 2 लेवल का डिफरेंस मैंने अभी सक्सेसिव एनर्जी लेवल डिफरेंस में हिंट किया है। ये आप चेक करिए, पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस m स्क्वायर का मल्टीपल फैक्टर 3 है। तो जो आपने ये लेवल ये अमाउंट शो किया है अभी इसका 3 टाइम्स और अमाउंट चाहिए, ये 1 2 और 3। ये लेवल पे आप सेकंड लेवल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर ऑल टर्म को करेक्टली रिप्रेजेंट करना या। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि लेवल चेंज करने से गैप इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट है या डिक्रीज हो रहा है और किस फैक्टर से डिक्रीज हो रहा है। तो मैंने n = 1 के लिए इसको थोड़ा और कम कर दिया, जैसे और भी हायर लेवल्स आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। ये n = 1 है तो इसका 4 टाइम्स आपको रिप्रेजेंट करना है, इसका लेवल भी = 0 से, और ये 1 और 2 के बीच मिडिल में जो गैप है वो 3 टाइम होना चाहिए। जब आप n = 3 लेंगे तो इसका 9 टाइम्स आपको शो करना पड़ेगा। इसी एक्सप्रेशन में n को आपने 3 किया तो एक कंडीशन 9 हो जाएगा, और यहाँ से 1 से जो गैप होगा वो 8 टाइम्स, और 2 से जो गैप होगा आप चेक कर सकते हैं। ये गैप आपको यहाँ पे 1 और ये 2 और 3 के लिए गैप है,
तो 5 टाइम्स बनेगा, तो यहाँ इसी अमाउंट का 5 टाइम्स हो यहाँ पे काउंट करना, तो ये अमाउंट n इक्वल्स 3 के लिए बना। तो लाइक दिस आप हायर वैल्यूज को इंक्रीज करते जाएंगे तो गैप इंक्रीज होता जाएगा। वो आपको एक्सप्रेशन से भी कंफर्म है और मैंने जो लेबल्स रिप्रेजेंट किए हैं इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज आपको बताई हैं उनसे भी आपको कंफर्म होना चाहिए। ये आपको n के टर्म्स में ये गैप शो किया हुआ है सक्सेसिव एनर्जी लेवल, जैसे जैसे n को चेंज करेंगे गैप इंक्रीज होता जाएगा। अब यहाँ पे आपको समटाइम वेव फंक्शन और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का प्लॉट पूछता है, ये एक्स एक्सिस और साई एक्स, और इसमें भी साई 1 को पहले प्लॉट कर रहा है, n इक्वल टू 1 के लिए प्लॉट चेक कर रहा है। और जैसे ही आप n इक्वल 1 लेंगे तो इस वेव फंक्शन पार्ट में इस फॉर्म में n को 1 कर दीजिए, साई 1 का फॉर्म आपको बता देगा। तो साई 1 स्क्वायर रूट 2 बाई ए साइन पाई एक्स बाई ए एंड 0 और x लाइज बिटवीन 0 टू a अदरवाइज 0। अब यहाँ पे x इक्वल टू 0 प्लेस करेंगे, चाहे यहाँ से चेक कर लीजिए चाहे इस पार्ट से चेक कर लीजिए, वेव फंक्शन 0 है। x इक्वल टू a चाहे इस पार्ट से चेक करिए चाहे x इक्वल टू a यहाँ पे प्लेस कर लीजिए, साइन पाई बन गया और साइन पाई 0 होता है। तो x इक्वल टू 0 पे भी वेव फंक्शन 0 है और x इक्वल टू a पे भी वेव फंक्शन 0 है। ये आपको पहले ही बाउंड्री कंडीशन के थ्रू हिंट किया हुआ है, ये बाउंड्री कंडीशन आपने अप्लाई की हुई है। x इक्वल टू 0 पे वेव फंक्शन 0 और x इक्वल टू a पे वेव फंक्शन 0। जब इसके मिड पार्ट पे फाइंड करेंगे x इक्वल टू a बाई 2 पे, सम पॉइंट्स आप चेक कर सकते हैं a बाई 2, a बाई 4, 3 a बाई 4। x को आपने a बाई 2 प्लेस किया यहाँ पे तो ये पाई बाई 2 बन गया, साइन पाई बाई 2 1 होता है, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, रूट 2 y से मैच करेगा। और भी वैल्यूज आप चेक कर सकते हैं a बाई 4 और 3 बाई 4 के लिए, फिर आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे, a बाई 2 पे मैक्सिमम वैल्यू बनेगा वेव फंक्शन में। तो ये फॉर्म आपको n इक्वल्स 1 के लिए वेव फंक्शन फॉर्म के लिए बनेगा, ये वैल्यू रूट 2 बाई ए के कॉरस्पॉन्डिंग। जिस स्टेट के लिए आपको प्लॉट करना होगा वो यहाँ पे n वैल्यू प्लेस करेंगे और वैल्यूज को कंपेयर कर दीजिए। लेक्चर शायद 4:30 तक था, ब्रेक कर लेते हैं, बाकी ब्रेक के बाद डिस्कस। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। सर आप एनर्जी में सर वो n इक्वल टू मतलब प्लस माइनस क्यों नहीं लेते, वो थोड़ा और एक बार बता दीजिए। जब एनर्जी n स्क्वायर पे है तो प्लस माइनस लेके आपको एनर्जी में कोई चेंज इफेक्ट करेगा सर? पर सर वही फंक्शन में तो होगा। अब फिर से चेक करिए k की वैल्यू आपसे पहले जितने भी आपको पॉइंट्स जितने भी पार्टिकल्स पढ़ाए हैं, पोटेंशियल स्टेप बोथ केसेस और कंप्लीटली फ्री पार्टिकल, जनरल सॉल्यूशन में 2 टर्म के सुपरपोजिशन का रीजन क्या था कि m की 2 वैल्यूज मिलेंगी। अब आप यहाँ पे n को प्लस माइनस लेंगे तो टर्म आपने पहले ही चेक किया हुआ है कि k की वैल्यू को आपको पॉजिटिव लेना है, बताया था। हाँ सर एकदम। यहाँ पे k जब आप फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट ट्वाइस m e बाई h क्रॉस स्क्वायर बनेगा। अगर इसका मैथमेटिकली पार्ट चेक करते हैं तो प्लस माइनस आप यूज करते हैं, बट इसमें ये जो प्लस माइनस है क्या वो फिर से इंक्लूड होते नहीं, इसको प्लस ले रहे हैं तभी तो टू टर्म आए। अब आप प्लस माइनस आ गया, k को आपने n में आपने डिफाइन कर लिया यहाँ पे, तो आप n को पॉजिटिव और नेगेटिव ले लोगे तो क्या करेक्ट होगा? नहीं सर, आपको 4th और 5th टाइम्स ये कंसेप्ट रिपीट हो रहा है और मैंने हर बार ये कहा कि k को पॉजिटिव और रियल लेना है। तो फिर n की वैल्यू को अगर आप नेगेटिव ले लेंगे तो क्या k पॉजिटिव बनेगा? नहीं k को नेगेटिव ले लेंगे तो k पॉजिटिव नहीं होगा। और जब आप k में ही पॉजिटिव नेगेटिव ले लेंगे तो इन दीज टू पार्ट से कोई एक वैल्यू आप लिखिए ना, फिर सुपरपोजिशन क्यों लगाएं? क्लियर हुआ? एकदम सर। बाकी हाँ जी, आपने वो ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन थी उसमें n नॉट इक्वल्स टू m को वेरीफाई करने को बोला था। 0 नहीं आ रहा आपका? हाँ सर आ रहा है मेरे को पूछना है कि वो आप एक ऑड फंक्शन होता है और एक इवन फंक्शन होता है, उसकी वजह से 0 हो जाता है ना? नहीं, मैंने नहीं कहा कि साई ऑड है। अच्छा, ऑड के लिए जो प्लस जा रहा है जितना इसका वैल्यू उतना माइनस भी जाना चाहिए तभी तो कंपेयर कर पाएंगे ऑड होगा। क्या यहाँ पे जो वेव फंक्शन फॉर्म है वो ऑड पेरिटी है? बताइए, क्या उसकी पेरिटी डेफिनेट है? नहीं सर। जब पेरिटी डेफिनेट नहीं है तो ये वैल्यू इंटीग्रेंड, अगर पेरिटी डेफिनेट होता भी तो एक पॉइंट और चेक करिए, जब लिमिट इक्वल अपोजिट जाता है, आपको यहाँ तो इक्वल अपोजिट दिख रहा है, वो तो सभी के लिए दिखेगा, बट जब इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे, जब ये इंटीग्रल पार्ट बनेगा जो आपको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में ये पार्ट बताया, कंपेयर तो आप इस पे करिए ना। अगर ये ऑड होता भी तो क्या कैंसिल करने के लिए इस लिमिट में वैल्यू मिलता? नहीं सर, नहीं मिलता ना। ठीक है, ओके सर। लिमिट इक्वल अपोजिट हो तब वो ऑड पार्ट को आप इंक्लूड करके 0 कर लेते, बट वो आप करेक्टली अप्लाई करेंगे तो सब मिस्टेक्स नहीं होते। अब ये चेक करिए, यहाँ से इंटीग्रेंड ऑड बन भी जाए बट उसका कंडीशन तो एक ही साइड, पॉजिटिव साइड ही नॉन जीरो है, यहाँ पे वो कंसेप्ट करेक्ट ही नहीं होगा। यस सर। और पूछना है किसी को? सर स्लाइड नंबर 2 पे आ जाइए। सर स्लाइड 7 शो करो।
हेलो हाँ जी सर, स्लाइड नंबर 10 पे जी सर हम तो मतलब बाउंड्री कंडीशन में ये देखे कि साई का वैल्यू मतलब जो वेव फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 0 में और x इज इक्वल टू a में 0 होगा। हाँ जी। तो हम यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a क्यों लिखे? किस स्लाइड पे पूछ रहे हैं? स्लाइड नंबर 10 10 पे 10 10 पे कहाँ लिखें लेस देन इक्वल टू? सॉरी सर जहाँ पे वो एनर्जी ई एन साई एन वो सब लिखा है उस स्टाइल में। यहाँ पे पूछ रहे हैं? हाँ सर यहाँ पे। आपको क्या डाउट है? आपके अकॉर्डिंग ये इक्वलिटी साइन हटने चाहिए कह रहे हैं? बोलिए। हाँ सर। या आप कह रहे हैं कि इक्वलिटी हाँ साइन सर, हटने चाहिए? अच्छा आप ये जी सर। बताइए, मैंने आपको ये कंडीशन नोट कराया, इसका जी रीजन सर। बताया क्यों? क्योंकि कंटीन्यूअस होना चाहिए क्योंकि वेव potential- फंक्शन, होल स्पेस में हाँ वेव सर। फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए। और कंटीन्यूअस जी फंक्शन सर। आप ये बताइए, जो इस साइड का वेव फंक्शन है इस साइड के वेव फंक्शन जी। से इस पे मैच करना चाहिए नहीं? करना चाहिए सर। और ये आप चेक करिए, जीरो पे क्या फॉर्म दे रहा है? जीरो जीरो दे ए पे भी जीरो दे रहा है। हाँ सर। अब हाँ आपको जो डाउट था उससे आप अपना डाउट उठा सकते थे। मैंने ये x इक्वल टू 0 इंक्लूड किया, क्या दोनों पार्ट से वैल्यू मैच नहीं कर रही? हाँ सर करेक्ट। डाउट तब होता है जब दोनों पार्ट से डिफरेंट वैल्यूज आती है। जी सर थैंक और यू। वेव फंक्शन में तो इक्वलिटी साइन होगा ही होगा, पोटेंशियल में नहीं होगा। पोटेंशियल में इंक्लूड कर लोगे तो पोटेंशियल में इंक्लूड कर लोगे तो पोटेंशियल जीरो पे एक साइड से जीरो बनेगा, एक साइड से इनफिनिट बनेगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। मैंने पोटेंशियल में कहीं साइड इंक्लूड नहीं किया है। पोटेंशियल में कभी इंक्लूड नहीं किया आपको? नहीं किया? वेव फंक्शन में वेव फंक्शन नहीं किया। नहीं सर, सिर्फ वेव फंक्शन में। हाँ सर थैंक यू। सर स्टेप पोटेंशियल का जो सेकंड केस था उसमें आपने ट्रांसमिशन वेव बनाई थी जिसमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है और वेवलेंथ इंक्रीज हो जाता है। हाँ जी। तो सर मतलब डिक्रीज होने के बाद फिर वो कांस्टेंट हो जाते हैं एम्पलीट्यूड वेवलेंथ या हाँ जी, उसके बाद देखो यहाँ तो ये है कि कंटिन्यूटी कैरेक्टर से ये इस हाइट से मैच कर रहा है। उसके आगे जो इसकी वैल्यू होगी, जो जितना यहाँ पे मिनिमम गया उतना ही मैक्सिमम जाएगा, उसके आगे फिर कांस्टेंट रहेगा। तो वेवलेंथ भी कांस्टेंट रहेगा। वेवलेंथ जो आगे पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, रीजन तो एक ही है, टू ही रीजन है ना। इसका सेपरेटली x लेस देन 0 के लिए वेवलेंथ कांस्टेंट रहेगा और x ग्रेटर देन 0 के लिए सेपरेटली टू अनदर वैल्यू पे कांस्टेंट रहेगा। ओके ठीक है। अगर इसके अलावा फिर से बाउंड्री होता तो सेम मीनिंग फिर से आप इंट्रोड्यूस करते चले जाते। जितनी बाउंड्रीज होंगी उनके लिए जितने रीजंस बनेंगे उनके लिए सेम कांसेप्ट आप कंपेयर करते चलेगा। हेलो सर अगर क्लास ओवर होगी तो एक मतलब प्रीवियस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकते हैं? आप पूछ लीजिए। सर जैसे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी से रिलेटेड पूछना था मुझे। हाँ जी बताइए। तो सर उसमें जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होती है वो निकालते हुए मतलब मोड कब लेते हैं? जैसे आपने एक क्वेश्चन कराया था, मतलब उसमें क्या हुआ था कि जो वेलोसिटी की टर्म थी वो नेगेटिव आ रही थी, मतलब मल्टीप्लाई नहीं। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। ठीक है। इसी को अगर वेव फंक्शन में सुपरपोजिशन है तो जो सुपरपोजिंग टर्म्स हैं, एक इजी पार्ट के लिए साई मॉड स्क्वायर इनटू वेलोसिटी कर लीजिए। हाँ जी। वेलोसिटी आइगन वैल्यू। ठीक है, ये बताया हुआ है, ये आइगन वैल्यू नोटेशन है, ऑपरेटर नहीं है। अब आगे बताइए कहाँ पे डाउट है? तो सर उसमें क्या, जैसे एक वेव फंक्शन था जिसमें बोल रही अभी साई एक्स इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल -2 मोड एक्स अपॉन एक्स नॉट -2 mod x नॉट मोड ऑफ एक्स बाई एक्स नॉट x by x नॉट -2 अल्टा k। नॉट। हाँ जी x। x। हाँ जी बोलिए। तो सर जैसे इसमें हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, तो मल्टीप्लाई बाई -2h